हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम क्लैरिटी। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के अगस्त मंथ के पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि देखिए अगर आप अगस्त महीने की विजन आईएएस की मैगजीन देखेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि पूरी मैगजीन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पॉलिटी और गवर्नेंस ही है। यूजुअली पॉलिटी और गवर्नेंस का सेक्शन बहुत ब्रीफ आता है और बहुत सिग्निफिकेंट चीजें आपको उसमें देखने के लिए शायद नहीं मिलती, लेकिन इस बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अगस्त के महीने में हमारे देश में हुई हैं। जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का आना, हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ओवरहॉल होना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 का आना, केंद्रीय सरकार का कॉमन इलेक्टोरल रोल पर इतना एम्फेसिस देना, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2023 आना और भी बहुत कुछ। और आप इस पूरे कंटेंट को अगर खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत सारी जगहों पे स्टम्बल करेंगे, बहुत सारी चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करना, लेकिन ऑफ कोर्स ईच एंड एवरीथिंग वुड बी सिंप्लीफाइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इन केस you find this video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. See, liking the video is probably the only thing you can do in order to contribute to the channel. And in case you want to join as a member, please consider the membership option as well. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज वीडियो। तो पहला हमें यहाँ पे टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब देखिए इस पूरे टॉपिक को हम बहुत ही बहुत ही इलेबोरेट मैनर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो न्यूज क्या है आप जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपना असेंट ग्रांट किया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को। तो एक बिल को जैसे ही असेंट ग्रांट किया जाए प्रेसिडेंट द्वारा तो वो बिल बन जाता है एक्ट, इसीलिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ऑलराइट, तो अब देखिए हमें देखना है यहाँ का बैकग्राउंड। ओके, कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, क्यों ही जरूरत पड़ गई 2023 में इस एक्ट को लाने की, और क्या इसका यहाँ तक पहुंचे कैसे हम बेसिकली। तो सबसे पहला पॉइंट, ये अब हम क्रोनोलॉजी देखेंगे। हम चल रहे हैं 2017 में। ओके, 2017 में क्या होता है, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो आप ऑलमोस्ट हर मेंस के आंसर में लिख के आते हैं राइट टू प्रिवेसी के रिस्पेक्ट में। तो 2017 में केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में। अब ऑफ कोर्स आपने एक राइट को फंडामेंटल राइट बोल दिया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर और ध्यान देने के लिए एक एक्ट की जरूरत है, एक लेजिस्लेशन की जरूरत है ना। तो वही चीज अब शुरू हो जाती है। तो 2017 के बाद काम शुरू हो जाता है ऐसे लेजिस्लेशन को बनाने के लिए। तो हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं और अब समय आ गया है 2018 का। ठीक है, 2018 में क्या होता है, जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी जिसको मैती ने एस्टैब्लिश किया था, वो एक इनिशियल ड्राफ्ट के साथ आती है। इनिशियल ड्राफ्ट किस चीज का, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 पीडीपी। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड पॉइंट में हम 2019 पे पहुंच गए हैं। तो 2017, 2018, 2019, ठीक है। अब 2019 में क्या होता है, सरकार क्या करती है, ये जो जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी ने ड्राफ्ट प्रपोज किया है इसको थोड़ा सा रिवाइज करती है और इसको एक बिल के रूप में इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट में। अब देखिए क्योंकि इतना सेंसिटिव मैटर है तो ऑफकोर्स इसको एक जेपीसी को यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया जाता है, जिसमें ऑफकोर्स दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 2019 में बेसिकली हम ये होते देखते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब देखिए ये जेपीसी बैठी है तो इतना सेंसिटिव मैटर है, डिटेल में अपना रिकमेंडेशंस देती है, बिल को पढ़ती है, समझती है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। तो फाइनली हम अब आ जाते हैं 2022 में। 2022 में केंद्रीय सरकार कहती है कि देखिए जेपीसी ने तो इतनी रिकमेंडेशन सजेस्ट कर दी हैं कि अगर हम ये रिकमेंडेशंस लेके आए और रोपिन करने की कोशिश करें इनिशियल ड्राफ्ट में या उस बिल में तो पूरा बिल ही चेंज हो जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि हम एक नया बिल ना ले आए। ठीक है, तो 2022 में सरकार क्या करती है, पीडीपी बिल 2019 को विड्रॉ कर लेती है। ठीक है, ये कह के कि देखिए इतने एक्सटेंसिव चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं जेपीसी द्वारा।
राइट। लेकिन ऑफ कोर्स सरकार यहाँ पे 2022 में आश्वासन भी देती है विड्रॉ करते हुए कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी हम एक नए ड्राफ्ट के साथ आएंगे जिसमें ये सारी रिकमेंडेशंस को प्रॉपरली एडिक्वेटली रोप इन किया जाएगा, और कुछ ऑफ कोर्स समय के साथ जो चीजें बदल गई हैं, जरूरी हैं, वो भी होंगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वें पॉइंट में ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि MeitY रिलीज करती है DPDP बिल 2022 के ड्राफ्ट को, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को। ठीक है, तो अब फाइनली यही जो 2022 वाला बिल है जो नया आया है, वो अब बन जाता है DPDP एक्ट 2023, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, आपको आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से ये पूछा जा सकता है कि क्या ही सिग्निफिकेंस है DPDP एक्ट का। तो अभी के लिए आप सुन लीजिए, आपको हर चीज यहाँ पे समझ आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए बस पॉइंट्स सुन लीजिए। आपके पास 3-4 पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में कुछ भी ना आए, ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि रिसेंटली ऑलमोस्ट हर एक एक्ट जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट लेके आ रही है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही लेके आ रही है। तो ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर जो इतने सारे डेटा के साथ डील करती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारी कंपनीज, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और हमारी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ कोर्स बढ़ाना चाहती है इंडिया की। तो ये ऑफ कोर्स पहला सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर एक्ट का। आप आंख बंद करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिख के आइए। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके डेटा के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जनता के डेटा के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, प्राइवेसी के प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स ईज ऑफ लिविंग। ओके, थर्ड पॉइंट भी बहुत इजी है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी सरकार को आप काफी बोलते देखते हैं कि इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, एंड ऑल दैट। तो अगर हर चीज ही डिजिटल होती जा रही है तो सब कुछ, आपका डेटा भी डिजिटल चला गया। जब आपका डेटा भी डिजिटल चला गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ रेगुलेशंस आनी चाहिए, राइट। उसको कैसे शेयर किया जा रहा है, आप उसको शेयर करने के लिए अपना कंसेंट भी देते हैं, नहीं देते हैं, सो एवरीथिंग शुड बी डेल्ट विद। सो इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी शुड सॉर्ट ऑफ बी स्मूथ्ड, राइट। इसको स्मूथ करना चाहिए। ओके, अगर आप चौथा पॉइंट देखेंगे तो ऑफ कोर्स कुछ ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए डेटा फिड्यूशरीज के ऊपर कि वो डेटा को कैसे प्रोसेस करती हैं। डू नॉट वरी, अभी के लिए सुन लीजिए, एवरीथिंग वुड बी एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, जहां पे हम देखेंगे DPDP एक्ट जो है 2023 का, वो बेसिकली किन 3 बेसिक चीजों के साथ डील करता है। ठीक है, प्रोविजंस नहीं है, एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो इससे पहले अब आपको 3 कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं। ओके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। मैंने आपको बोला कि डेटा फिड्यूशरीज डेटा को प्रोसेस कैसे करती हैं, ये ऑफ कोर्स उन पे कुछ रोक लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, तो डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है। ओके, तो बहुत ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पे ऑफ कोर्स देखिए, आपके मेंस में ऐसा हो सकता है कि जब ऑफ कोर्स 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे पूछे जाएं तो उसका एक जो पार्ट हो, सब पार्ट हो एक क्वेश्चन का, वो हो व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग। ओके, सो यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ इट। सो इट इज एज सिंपल एज दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनप्रोसेस्ड डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। यानी कि बिल्कुल ही अनप्रोसेस्ड डेटा जिसका कोई मतलब नहीं दिख रहा अभी इस समय हमें, है ना, उसको हम इस तरह से प्रोसेस करें, कुछ अपनी यूटिलिटी में लेके आए कि हमारे किसी काम की बन जाए वो। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से देखना, तो उसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसमें डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ किया जाता है। इसको मैनुअली भी किया जा सकता है, और अब तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन तरह की चीजों का जमाना है, तो सॉफ्टवेयर टूल्स के माध्यम से भी किया जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो वो ई कॉमर्स में हमें देखने के लिए मिलता है, जहां पे आप क्या देखते हैं, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, राइट। जैसे अगर रिटेलर है फॉर एग्जाम्पल कोई, तो रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर के परचेजिंग बिहेवियर पे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे कौन कौन से आइटम्स आप एक साथ खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी तरह की चीज़ों को, जैसे एक मॉब को या फिर एक किसी भी तरह की चीज़ को किसी और घर के सामान के साथ खरीदते हैं, तो एक कंपनी क्या करेगी, दोनों का कॉम्बो निकाल देगी। ठीक है, और कोई ऑफर दे देगी उस पर, है ना, क्योंकि उसने ये देखा कि बड़े सारे लोग ये 2 आइटम एक साथ खरीद रहे थे, तो उसको कॉम्बो ही बना दो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ करना। या फिर आप
कब सबसे ज्यादा चीजें खरीदते हैं? दिवाली पे, होली पे, तो दिवाली ऑफर आ जाएगा। तो ये सब कुछ कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस करना, इसको ऑफ कोर्स हम डेटा प्रोसेसिंग कह रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ, इससे पहले कि आप इस एक्ट को डिस्कस करें, आपको ये 2-3 चीजें नहीं पता होंगी तो पूरा एक्ट बेकार है आपके लिए, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग हमने देख ली। दूसरा कॉन्सेप्ट है डेटा फ्यूडिशरीज का। डेटा फ्यूडिशरीज वो पर्सन्स, वो कंपनीज या वो गवर्नमेंट एंटिटीज जो डेटा को प्रोसेस करेंगी, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल आप हैं, मैं हूं, जिसके डेटा के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा फ्यूडिशरीज एंड डेटा प्रिंसिपल्स, ऑल 3 ऑफ देम हैव बीन कवर्ड, ऑलराइट। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है बेसिकली इन्हीं तीनों चीजों से रिलेटेड बात करता है। पहली बात तो डेटा फ्यूडिशरीज जो बेसिकली डेटा को प्रोसेस कर रही हैं, उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, उसके बारे में बात करता है। दूसरा, आपका, मेरा, यानी कि डेटा प्रिंसिपल्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, इसके बारे में बात करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज क्या है कि अगर आपके डेटा, आपके प्राइवेसी की ब्रीच हो जाती है, ठीक है, तो उसके केस में क्या फाइनेंशियल पेनल्टीज लगेंगी, इन चीजों के बारे में यहाँ पे डील किया जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। अब देखिए ये 7 प्रिंसिपल्स जो हैं डीपीडीपी एक्ट के, ओके, इसको हम ये समरी है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हम एंड में देखेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, पहले डिटेल में देख लेते हैं फिर समरी देखेंगे। तो इस एक्ट के की प्रोविजंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ये एक्ट लागू किस पे होगा, किस पे लागू होगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना किस पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, इट डज नॉट अप्लाई टू, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। It does not apply to personal data processed for any personal purpose. आपका पर्सनल डेटा अगर किसी पर्सनल पर्पस के लिए ही प्रोसेस किया जाता है तो उस पर क्यों लगेगा? कौन सी प्राइवेसी? आप ही तो कर रहे हो अपना डेटा प्रोसेस और आप ही के पर्पस के लिए तो किया जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में डीपीडीपी एक्ट नहीं लगेगा। दूसरी बात, उस केस में भी डीपीडीपी एक्ट 2023 नहीं लागू होता है या एप्लीकेबल नहीं होता है जहां पे डेटा को, आपके पर्सनल डेटा को पब्लिकली अवेलेबल करवाया जाता है आप ही के द्वारा, यानी कि डेटा प्रिंसिपल के ही द्वारा, ठीक है। दूसरी बात, या फिर अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, आपके डेटा को पब्लिकली अवेलेबल तो करवाया जा रहा है लेकिन किसी लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से, तब भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो हमने देख लिया किस पे अप्लाई नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं 2 जगह हैं जहां पे अप्लाई होगा। पहला इंडिया, ठीक है, और दूसरा आउटसाइड इंडिया के केस में जहां पे अप्लाई होगा। ओके, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग थिंग्स फॉर यू, ऑलराइट। पहला केस, जहां पे भी डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है भारत के अंदर ही, जहां पे उस डेटा को कलेक्ट किया गया है या तो डिजिटल फॉर्म में ही या फिर नॉन डिजिटल फॉर्म में ही और फिर सब्सिक्वेंटली उसे डिजिटाइज किया गया है। दूसरा पॉइंट, जहां पे पर्सनल डेटा का प्रोसेसिंग हो रहा है लेकिन भारत के बाहर, लेकिन वो प्रोसेसिंग इसलिए हो रही है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को, किसी तरह के ऑफर्स को इंडिया में ही प्रोवाइड किया जाए, है ना, उस डेटा को प्रोसेस करके, तब भी इन केसेस में भी डीपीडीपी एक्ट अप्लाई होगा। ओके, तो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं कंसेंट के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है ना। इसी का मतलब तो प्राइवेसी है, क्या आप अलाउ करें क्या नहीं करें। पर्सनल डेटा may be processed only for a lawful purpose after obtaining the consent of the data principal who shall have the right to withdraw consent at any time. Of course, data principal देखिए पहली बात तो पर्सनल डेटा को सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस किया जा सकता है एक लॉफुल पर्पस के लिए ही, एक इलीगल पर्पस के लिए पर्सनल डेटा को प्रोसेस किया ही नहीं जा सकता, एज सिंपल एज दैट, है ना। और साथ ही में लॉफुल पर्पस के लिए भी प्रोसेस किया जा रहा है लेकिन आपके कंसेंट के बाद ही, और आपके पास राइट है टू विड्रॉ योर कंसेंट एट एनी टाइम। आई यूज द वर्ड एनी, ऑलराइट। कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, लेकिन कहीं लेजिटिमेट यूजेस के लिए कंसेंट की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको कोई सरकार स्कीम का कुछ, आप लाभार्थी हैं, वो प्रोवाइड करवाना चाहती है बेनिफिट्स, सर्विसेज, मेडिकल इमरजेंसी, इन तरह के केसेस में आपके कंसेंट की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एक बच्चे के केस में कंसेंट कौन देगा, है ना, या फिर एक पर्सन जो किसी भी तरह से डिसेबिलिटी है, जिनको किसी भी तरह की, तो एक बच्चे के लिए और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कंसेंट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द पेरेंट और लीगल गार्जियन। ओके, अब हम आते हैं तीसरे सेक्शन पे। यहाँ पे
डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एक्ट है 2023 का, ये एस्टैब्लिश करता है DPBI को, ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को। इस बोर्ड के कुछ की फंक्शंस हैं, ओके, कि इस पर्टिकुलर एक्ट के साथ सब कंप्लाई करें, इसको मॉनिटर करना कि सब हमारे इस एक्ट के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, प्रोविजंस के साथ नहीं कर रहे तो पेनल्टी को इम्पोज करना। और क्या करेगा ये बोर्ड? डायरेक्टिंग डेटा फिड्यूशरीज टू टेक नेसेसरी मेजर्स इन इवेंट ऑफ अ डेटा ब्रीच। ओके, अगर जो डेटा फिड्यूशरीज हैं, अगर बाय चांस किसी तरह का डेटा ब्रीच हो जाता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए या फिर उसको थोड़ा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डायरेक्शंस भी दी जा सकती हैं इस बोर्ड द्वारा डेटा फिड्यूशरीज को। हियरिंग ग्रीवेंसेज मेड बाय अफेक्टेड पर्सन्स, ऑफ कोर्स ग्रीवेंसेज को सुनना, जो भी अगर फॉर एग्जांपल किसी का डेटा ब्रीच होता है, कुछ भी होता है, वो अपनी ग्रीवेंसेज लेके आ सकता है इस बोर्ड के समक्ष। जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा और ये एलिजिबल होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए भी। अगर इनके कोई भी डिसीजन देता है बोर्ड और उसके खिलाफ आपको अपील अप्लाई करनी है तो कहाँ पे करेंगे? टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऊपर, TDSAT के पास, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल। ऑफ कोर्स ये भी तो एक सबसे महत्वपूर्ण पूरा सेक्शन है इस एक्ट का, राइट, कि आपके राइट्स और ड्यूटीज क्या है, यानी कि डेटा प्रिंसिपल के। तो डेटा प्रिंसिपल का राइट क्या होगा? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटा को किस तरह से प्रोसेस किया गया है, क्यों प्रोसेस किया गया है, ठीक है। अगर आपको कोई करेक्शन करनी है, अपने पर्सनल डेटा का इरेजर आप चाहते हैं तो वो भी आप सीख कर सकते हैं। अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसका रिड्रेसल भी आप मांग सकते हैं, है ना। यू ऑल्सो हैव अ राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्साइज राइट्स इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। ऑफ कोर्स अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी तरह का इनकैपेसिटी, किसी भी तरह की मेडिकल सिचुएशन ऐसी है या फिर इन केस ऑफ डेथ, तो आप अपने पार्ट पे किसी इंसान को नॉमिनेट कर सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे ये बेसिकली कंसेंट देंगे या फिर ये सर्विसेज को देखेंगे या जो भी, ठीक है। कंसेंट जो गिविंग पावर है वो आप किसी अपने नॉमिनी को दे सकते हैं। डेटा प्रिंसिपल्स मस्ट नॉट रजिस्टर, अब ऑफ कोर्स ये आपकी ड्यूटी है। जहां पे राइट आता है, एक पहलू राइट है तो दूसरा पहलू ऑफ कोर्स ड्यूटी है। तो डेटा प्रिंसिपल्स की भी कुछ ड्यूटीज हैं कि आप पहली बात तो किसी तरह का फॉल्स या फ्रिवलस कंप्लेंट को ना दर्ज करें, ठीक है। आप किसी भी तरह के फॉल्स पर्टिकुलर्स को फर्निश ना करें, फॉल्स इंफॉर्मेशन ना दें अपने बारे में, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप अपनी ड्यूटी को वायलेट करते हैं तो आप पे भी पेनल्टी लगेगी ऑफ अप टू ₹10,000, ठीक है। तो ये भी ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशरीज, अब डेटा फिड्यूशरीज की ऑब्लिगेशंस देख लेते हैं क्या क्या है। इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, ऑफ कोर्स अब अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट फॉर्म में, यानी कि एक पूरे डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो भी जरूरी है वो हो, एक्यूरेट हो, इंश्योर कीजिए, ठीक है। आप रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स को बिल्ड कीजिए ताकि किसी तरह का डेटा ब्रीच हो ही ना, ओके। इन्फॉर्म कीजिए बोर्ड को और अफेक्टेड पर्सन्स को भी अगर किसी तरह का ब्रीच हो जाता है तो, क्योंकि बोर्ड आपको इंस्ट्रक्शंस देगा उस केस में, है ना। अगर आप जैसे ही जिस भी पर्पस के लिए आपने डेटा को कलेक्ट किया था कंसेंट के साथ, वो पर्पस अगर मीट हो जाता है तो आप पर्सनल डेटा को इरेज कर दीजिए, ठीक है। एंड रिटेंशन इज नॉट नेसेसरी फॉर लीगल पर्पसेस, ये जैसे ही मतलब जो पर्पस मीट हो गया और उसका डेटा का रखा रहना अब इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको बिल्कुल इरेज कीजिए। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर केस में सिग्निफिकेंट बैंक्स होते हैं, सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरीज होती हैं, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज भी हैं वैसे ही, क्योंकि कहीं जो डेटा फिड्यूशरीज होती हैं वो बहुत बड़ी बन जाती हैं, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी डेटा फिड्यूशरी एज STF, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो किस डेटा फिड्यूशरीज को एक सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी के रूप में नोटिफाई करें। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसी थोड़ी ना उनका मन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी नोटिफाई कर देगी, कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डेटा प्रोसेस। आप सोचिए फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म के जिसके पास बहुत सारे कुछ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो इतना सारा डेटा भी तो जाएगा ना उस उधर अकाउंट बनाने के लिए, तो वो क्या है, वो ऑफ कोर्स एक बहुत सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी बन जाएगी। तो वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पर्सनल डेटा के केस में। अब देखिए सेंसिटिविटी मतलब फॉर एग्जांपल कुछ सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, कुछ इस तरह का सिक्योरिटी रिलेटेड एंटिटी हो तो ऑफ कोर्स वो तो सिग्निफिकेंट बन जाएगा।
right to risk to the rights of data principle, of course. पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द सर्वर, अब ऑफ कोर्स किसी भी तरह का डेटा फिड्यूशरी एक ऐसा डेटा प्रोसेस करता है जिसका एक सीधा इम्पैक्ट हमें सोवरेनिटी या इंडिया की इंटीग्रिटी पे दिख सकता है, तो ऑफ कोर्स वो सिग्निफिकेंट बन जाएगी। स्टेट की सिक्योरिटी से लेना देना है आपके डेटा प्रोसेसिंग का, तब भी है ना। अगर आप जिस तरह का डेटा प्रोसेस करते हैं उससे कोई भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए रिस्क हो सकता है, तब भी पब्लिक ऑर्डर का ताल्लुकात हो सकता है, तब भी STF विल हैव सर्टन। अब ऑफ कोर्स देखिए हर एक डेटा फ्यूडिशरी की ऑब्लिगेशंस है जो हमने ऊपर देखी, लेकिन सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज की कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशंस भी होंगी, जैसे आपको अपॉइंट करना पड़ेगा डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को और एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर को, है ना। एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर, और साथ ही में आपको जो डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट भी कैरी आउट करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आप डेटा प्रोटेक्शन के लिए सेफगार्ड्स आपने रखे हैं, है ना, उसका क्या इम्पैक्ट है, आर द पीपल हैप्पी, डेटा प्रिंसिपल्स हैप्पी विद दैट और नॉट, है ना, सब कुछ आपको कैरी आउट करना पड़ेगा, है ना। और ऑफ कोर्स हाउ इज योर सिस्टम एक्चुअली फंक्शनिंग, आर यू हैप्पी विद दैट और नॉट, ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं एग्जाम्पशंस के ऊपर। यही तो सबसे ज़्यादा इस पूरे एक्ट का क्रिटिसिज्म है कि एग्जाम्पशंस बहुत ज़्यादा मिली हुई हैं, ओके। तो जो डेटा प्रिंसिपल के राइट हैं और जो डेटा फिड्यूशरीज की ऑब्लिगेशंस हैं, है ना, वो अप्लाई नहीं होंगी कुछ स्पेसिफाइड केसेस में, यानी कि आपके पास मेरे पास जो कुछ राइट्स हैं अब वो नहीं बचेंगे कुछ केसेस में, स्पेसिफाइड केसेस में, है ना। तो कैसे केसेस, जैसे कुछ नोटिफाइड एजेंसीज हैं इंडिया की, डिफेंस वगैरह, कोई भी एजेंसी, ठीक है, जो हमारे कंट्री की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में काम करती है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो आपके राइट्स को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। या फिर कोई भी तरह का डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है रिसर्च के लिए, आर्काइविंग या फिर स्टेटिस्टिकल पर्पसेस के लिए, तब भी ये अप्लाई नहीं होता। फॉर स्टार्टअप्स और अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके प्रीलिम्स में आएगा, ठीक है। तो स्टार्टअप्स के लिए या कोई और नोटिफाइड कैटेगरीज के लिए तब भी अप्लाई नहीं होगा। टू एनफोर्स लीगल राइट्स एंड क्लेम्स, तब भी नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका राइट टू फूड कोई है या फिर जो भी इस तरह का कोई एक्ट लाया गया है, तो उस केस में आपको वो स्कीम्स प्रोवाइड करवानी ही है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने ही हैं। तो ऑफकोर्स मे बी आपसे कंसेंट ना लिया जाए या जो भी। प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, ओके। अब देखिए ऑफकोर्स क्रिमिनल केसेस में तो ये चीज़ें वैसे ही नहीं अप्लाई होंगी, ऐसा सरकार कहती है। टू परफॉर्म जुडिशियल और रेगुलेटरी फंक्शंस टू प्रोसेस इन इंडिया पर्सनल डेटा ऑफ नॉन रेजिडेंट्स अंडर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए क्रिटिसिज्म इस पर्टिकुलर सेक्शन का क्यों होता है कि नेशनल सिक्योरिटी या फिर सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, या फिर हम जुडिशरी के लिए ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए या रिसर्च के लिए, ये वो इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, कुछ भी डेटा ले लो, कुछ भी प्रोसेस कर लो, है ना, और वो हो जाता है डेटा प्राइवेसी का ब्रीच ऑटोमेटिकली, ऐसा एक्टिविस्ट कहते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जब एक डेटा फ्यूडिशरी एक बच्चे का पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रही होती है, तो आपको बेसिकली you must not undertake processing that is likely to cause any detrimental effect on the well-being of child। आपको कोई भी ऐसी डेटा प्रोसेसिंग नहीं करनी है जिससे चाइल्ड के वेलबींग पे कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो, ओके। You must not undertake tracking, behavioral monitoring or targeted advertising। This is very very important कि बच्चा इस उम्र का है, इस तरह के राइम्स सुनता है, पोयम सुनता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बनाई हुई डक आई है हमारी, या फिर टॉर्टोइज है, इस तरह का खिलौना हमने बनाया है, तो ऑल दैट, तो वैसी चीज़ें उसको रेकमेंड की जाए, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग हो, या फिर बिहेवियरल मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी बिल्कुल गलत है, आप नहीं कर सकते। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र, तो ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया। लेकिन पहले देखिए यही होता था ना, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट था जहाँ पे कंसेंसस नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब अलाउड है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ
पर्सनल डेटा अलाउड है भारत से बाहर, लेकिन उन कंट्रीज में नहीं हो सकता जिनको गवर्नमेंट ने ही वर्बैटम या एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्ट किया है कि यहाँ तो अच्छे सेफ गार्ड्स नहीं है, हम अपने पर्सनल डेटा को यहाँ नहीं जाने देंगे, ठीक है। पेनल्टीज एक्ट स्पेसिफाइज, तो ये जो 2023 का एक्ट है ये पेनल्टी को भी स्पेसिफाई करता है बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए, जैसे 200 करोड़ तक का आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है अगर आप अपनी ऑब्लिगेशंस डेटा फिड्यूशरीज की जो चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में है आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं, उसके साथ अलाइन नहीं करते हैं, ठीक है। 200 करोड़ तक का पेनल्टी, ओके। या फिर अगर आप डेटा ब्रीच के लिए जो भी सिक्योरिटी सेफगार्ड्स लेने हैं, डेटा ब्रीच ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप उसे नहीं लेते तो 250 करोड़ तक का आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है, ओके। अब हम आते हैं एक्ट की लिमिटेशंस, यानी कि अब देखिए आपको मैं बता रही थी ना, समरी ही है ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, दे आर नथिंग बट समरी ओनली। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट। तो द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है इस डीपीडीपी एक्ट के? द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंटेड, लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है। पर्सनल डेटा का यूज तो हो लेकिन ट्रांसपेरेंट हो, लॉफुल हो और सिर्फ कंसेंटेड डेटा का ही यूज हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपके पर्सनल डेटा को सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए प्रोसेस किया जाए जिस पर्पस के लिए डेटा को कलेक्ट किया गया था। तो आपको याद रखना है द प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, द प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, यानी कि सिर्फ उतना ही डेटा कलेक्ट करना जितना पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा एक्यूरेसी, ये तो ऑफकोर्स हमने देखा ही कि डेटा करेक्ट है, अपडेटेड है ना, ये देखना। द प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन, मतलब सिर्फ तब तक स्टोरेज करके रखना डेटा प्रिंसिपल के डेटा को जब तक वो पर्पस नहीं फुलफिल हो जाता, जैसे ही हो जाएगा स्टोरेज से रिमूव कर दिया जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी सेफगार्ड्स होने चाहिए ताकि डेटा ब्रीचेस को प्रिवेंट किया जाए। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कैसे, अगर कोई भी डेटा ब्रीच होगा तो ऑफ कोर्स आपको अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा, आप पे पेनल्टी लगेगी, जो बोर्ड है वो ऑफ कोर्स आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है और आपको अकाउंटेबल भी होल्ड करेगा। अब इस एक्ट के क्रिटिसिज्म यानी कि लिमिटेशंस क्या है? वायलेट फंडामेंटल राइट्स, देखिए फंडामेंटल राइट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए लेके आए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट को आप क्या कर सकते हैं, वायलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल की एग्जेम्पशंस सरकार को दी गई हैं, है ना, तो ऑफकोर्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सर्वेलेंस स्टेट इससे हो सकती है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस एक्ट का यही है। इनएडिक्वेट सेफगार्ड्स, ऑफकोर्स ये भी चीज एक क्रिटिसिज्म है, वही ना, जहाँ पे हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर अलाउ कर रहे हैं वहाँ पे होगा नहीं होगा प्रॉपर सेफगार्ड्स हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ इस एक्ट में। कैसे इंश्योर करेंगे आप, हमें कैसे आश्वासन हो कि हमारा जो डेटा है वो सही है ना, सही तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा जिस कंट्री में जा रहा है। अब देखिए हमें तो पता भी नहीं चलेगा, खैर वो तो बड़े बड़े जो केसेस आते हैं उसमें तो हम नंबर की तरह ही काउंट किए जाएंगे, तो इसीलिए एक थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन यहाँ पे लेना चाहिए। नो कॉम्पनसेशन, द एक्ट हैज रिमूव, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन, द एक्ट हैज रिमूव्ड सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 which mandated companies to compensate users in case of mishandling their data. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्ट आया है ना जो 2023 का, ये एक्चुअली अब रिमूव कर, इसके आते ही अभी तक मैं आपको बताती हूँ प्रिवेसी से रिलेटेड, राइट टू प्रिवेसी और ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए आईटी एक्ट 2000 का ये जो सेक्शन 43A है यही बेसिकली लागू हुआ करता था, ठीक है, इसी को हम यूज करते थे। एक तो ये सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और साथ में आपने SPDI रूल्स सुने होंगे 2011 के, जिन्हें आप सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन रूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी तक हमारे देश में थे, ये सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और SPDI रूल्स 2011, ये दोनों चीजें मिलके आज तक कहीं ना कहीं आप कह सकते थे कि इन चीजों को डेटा प्रोटेक्शन को डील करती थी, यही लॉ ऑफ द लैंड थे डेटा प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब ये बेसिकली लागू नहीं होंगे क्योंकि अब हमारे पास पूरा एक्ट आ गया है। लेकिन इस एक्ट ने कहीं भी कॉम्पनसेशन की बात नहीं की। अगर किसी भी केस में
जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं, यूजर्स हैं, है ना, उनका ब्रीच होता है या फिर उनके डेटा को मिसहैंडल किया जाता है, तो उनको क्या कॉम्पनसेशन दी जाएगी? इस एक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन जो सेक्शन 43A था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसमें ये लिखा हुआ था। तो ऑफकोर्स रिग्रेटेबल, ऐसा एक्टिविस्ट का कहना है। कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच टू ग्रीवेंस रिड्रेसल, अब इस पे ही लिखा है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल बड़ा लंबा चौड़ा एक पूरा टियर्ड मैकेनिज्म है कि पहले डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया पे जाओ, फिर आप देखिए पहले तो ऑफकोर्स क्या करेंगे, अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप पहले डेटा फ्यूडिशरी के ही रिड्रेसल मैकेनिज्म पे जाएंगे। तो पहला तो मतलब जिस कंपनी से आपको दिक्कत है उस कंपनी के ही आप बंदे के पास जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोर्ड के पास जाएंगे, फिर बोर्ड के पास भी आपको सही नहीं लगा तो अपील डालेंगे कहाँ पे? TD SAT पे। तो ये बहुत लंबा मैकेनिज्म है ग्रीवेंस रिड्रेसल का। RTI एग्जाम्पशन, यहाँ पे एक्ट कहती है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक ऑफिशियल्स की है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा RTI एक्ट के अंडर, ठीक है। तो जैसे मतलब अब एक्टिविस्ट का ये भी कहना है, इससे तो मतलब जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे पब्लिक ऑफिशियल्स अपनी, तो फिर क्या होगा? करप्शन तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं और फ्लरिश करेगा। क्लियर डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि कोई भी ऐसी तरह की डेटा प्रोसेसिंग ना हो बच्चों के रिस्पेक्ट में जो उनके वेलबींग पे एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट दिखाए। लेकिन हमें पता ही नहीं है डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता क्या है, कोई डेफिनेशन ही नहीं है डेट्रीमेंटल इफेक्ट की। क्या है डेट्रीमेंटल इफेक्ट, किसको कंसिडर किया जाएगा? ये तो केस बाय केस बेसिस पे हो जाएगा, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी यहाँ पे, तो कोई गाइडेंस नहीं है हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। नो प्रोविजन फॉर सम राइट्स, द एक्ट डज नॉट ग्रांट द राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी एंड द राइट टू बी फॉरगॉटन। डेटा पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब एक्ट में, इस 2023 के एक्ट में डेटा पोर्टेबिलिटी को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है ना। डेटा पोर्टेबिलिटी का मतलब कि इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, अपना फॉर एग्जांपल उन्होंने पर्सनल डेटा एक जगह दे दिया, ठीक है, एक साइट पे अपलोड किया और सेम डेटा वो एक्सट्रैक्ट करके कहीं और भी यूज करना चाहते हैं, तो पोर्टेबिलिटी आ गई ना। तो ऐसा सर्विसेज अवेल करने के लिए यहाँ पे राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी नहीं है। राइट टू फॉरगॉटन भी नहीं लिखा हुआ, राइट टू बी फॉरगॉटन बहुत इंपॉर्टेंट एक राइट है, वो भी इस एक्ट में नहीं मेंशन्ड है। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब डेटा प्रिंसिपल्स का राइट टू रिमूव और इरेज कंटेंट सो दैट इट्स नॉट एक्सेसिबल टू पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। तो ये मतलब लोगों को दिखे ना वो और एक्सेसिबल ना हो, बेसिकली दिखे तो क्या ही। तो राइट टू फॉरगॉटन को बेसिकली एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है। ओके, वे फॉरवर्ड। क्रॉस बॉर्डर डेटा गवर्नेंस, ठीक है। अब इतनी सारी लिमिटेशंस देख ली, तो वे फॉरवर्ड क्या है कि आप मैकेनिज्म्स लेके आए ताकि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांसफर हो डेटा का, उसको कुछ गवर्न करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, राइट। कि कैसे आप कंट्रीज को चूज करेंगे, कौन अच्छी कंट्रीज को ही चूज करें जहाँ पे सेफगार्ड हो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब कुछ लेके आइए। डेटा राइट्स, द राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन शुड बी प्रोवाइडेड स्पेशली इन केसेस वेयर डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज pose harm to the reputation, life and identity of a person. Prevent misuse, of course, जैसे आपने sovereignty, integrity of India, इनको define कीजिए, ये vague terms हैं, इनको आप समझ सकते हैं कि journalist या political activist उनके खिलाफ भी यूज किया जा सकता है, मतलब उनका डेटा privacy breach तो कभी भी किया जा सकता है, तो आप ये misuse ना होने दें। Quantifying time duration, a specified time should be defined to delete the data once the, वही ना आपने बोला कि purpose limitation है, storage limitation है and all that। तो स्टोरेज लिमिटेशन जो है, लेकिन एक टाइमलाइन तो नहीं है कि पर्पस फुलफिल होते ही एक दिन के अंदर ही, मतलब अगले 24 घंटे के अंदर अंदर बेसिकली वो डेटा रिमूव हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं आपने दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट ये नहीं लेके आ पाए हैं विजन आईएएस वाले यहाँ पे, पर फिर भी आपके लिए ये थोड़ा बहुत एक वेगली तो जानना इंपॉर्टेंट है ही। GDPR वर्सेस DPDP एक्ट, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं, ये बात मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप मेरे साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस किया करते थे तब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हमें हर चीज़ में मिलता है वो यूरोपियन यूनियन से हम ले लेते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कहीं चीज़ें हमें यूरोपियन यूनियन से मिल जाती हैं, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी पे भी दे हैव स्टार्टेड एक्टिंग, देन दे आर आल्सो वर्किंग समथिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड GDPR तो ऑलरेडी हमारे पास है, जिनके कहीं प्रोविजंस हमने अपने DPDP में भी लिए हैं, ओके।
तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ओके, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो GDPR है, यूरोपियन यूनियन का है ये, it applies to processing of personal data wholly or partly by automated means and to personal data which form or will form a part of a filing system, है ना, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ये वो उस पर्सनल डेटा के प्रोसेसिंग पे अप्लाई करता है जिसको पूरी तरह से या पार्टली प्रोसेस किया जाएगा ऑटोमेटेड मीन्स के माध्यम से, और ये सब कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट ही नहीं है। लेकिन DPDP एक्ट का यहाँ पे क्या लिखा है, इट अप्लाइज टू डिजिटाइज्ड पर्सनल डेटा एंड नॉन डिजिटाइज पर्सनल डेटा जिसको सब्सिक्वेंटली डिजिटाइज किया ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे आप समझते होंगे कंसेंट का मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था, एक बच्चा, एक चाइल्ड, है ना, उसका कंसेंट कौन देगा, पेरेंट या लीगल गार्जियन, है ना। तो हमारे केस में बच्चा क्या होता है, इंडिया के केस में 18 साल की उम्र वाला बच्चा, है ना, लेकिन इनके केस में क्या है, 16, ठीक है, इनके केस में 16 इज द चाइल्ड, मतलब 17 साल का बच्चा खुद कंसेंट देगा, ओके। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे GDPR में ये भी कहा गया है कि बाकी जो मेंबर स्टेट्स हैं यूरोप के, वो इसको 13 तक भी लेके आ सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कौन सी कंट्री 13 करना चाहती है। इसका मतलब 14 साल का बच्चा खुद कंसेंट दे सकता है अगर ऐसा होता है तो। Breaches should be notified to the supervisory authority within 72 hours and possibly to the affected data subjects। मतलब यहाँ पे डेटा सब्जेक्ट का मतलब डेटा प्रिंसिपल है और सुपरवाइजरी अथॉरिटी का मतलब बोर्ड है जो हमारे केस में है। तो 72 आवर्स के अंदर दोनों को बताना है, ठीक है। लेकिन हमारे एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, जो ऊपर क्रिटिसिज्म भी था, टाइम फ्रेम ही नहीं लिखा। ब्रीच होता है तो बोर्ड को कब बताना है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को या डेटा प्रिंसिपल्स को कितनी देर में बताना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये एक इम्प्रूवमेंट हमें करने की जरूरत है। इनफैक्ट ये आपके लिए वे फॉरवर्ड बन जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है जो आपको अपने आंसर्स में लिखनी चाहिए। GDPR does not include right to nominate, however provides for the right to portability। आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे एक बुरी बात क्या है GDPR में, यानी कि हम इनसे बेहतर हैं इस चीज़ में क्योंकि इन्होंने राइट टू नॉमिनेट। हमारे केस में क्या है, अगर आप किसी तरह की इनकैपेसिटी या डेथ लाइक सिचुएशन जो भी यहाँ पे होती है तो राइट टू नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, कि हमारे बिहाफ पे ये कंसेंट दे सकते हैं हमारे डेटा को देने के लिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे राइट टू नॉमिनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट टू पोर्टेबिलिटी है। अब राइट टू पोर्टेबिलिटी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस के पास 30 दिन होते हैं रिक्वेस्ट को बेसिकली रिस्पॉन्ड करने के लिए। The act comprises of an additional right to nominate, of course we do have it, लेकिन हमारे पास right to portability नहीं है और कोई टाइमलाइन भी नहीं है to respond to the data principal request. GDPR lays down specific mechanisms for transferring data to third countries such as standard contractual clauses and binding। of course ये चीज़ लिखी है यहाँ पे specified mechanisms हैं, है ना, कि अगर किसी थर्ड कंट्री को यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा हो रहा है तो कैसे होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस भी हैं, बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स भी हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा ट्रांसफर मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है। Both controllers and processors are under the obligation to appoint a DPO in specific circumstance। तो यहाँ पे जो डेटा कंट्रोलर हैं या डेटा प्रोसेसर हैं, दोनों को बेसिकली एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है। लेकिन हमारे केस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी जो है उनको अपॉइंट करना है, ठीक है, एक DPO को जो एक्ट करेगा एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। डेटा कंट्रोलर एंड डेटा प्रोसेसर are required to maintain the records of processing activities। आप जितनी भी तरह की प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा डेटा कंट्रोलर को, डेटा प्रोसेसर को भी। ये GDPR कहता है, लेकिन हमारे केस में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डेटा फिड्यूशरीज के लिए कि आप रिकॉर्ड भी रखें प्रोसेसिंग एक्टिविटीज का। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर, रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल लॉज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं 3 बिल्स लोकसभा में जो रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज को। 3 बिल्स का नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो रिप्लेस करेगा IPC 1860 को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो CRPC 1973 को रिप्लेस करेगा, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तीनों के तीनों बिल्स को रेफर किया गया है एक स्टैंडिंग कमेटी को। अब क्या जरूरत पड़ गई, सबसे पहले आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत पड़ गई इस क्रिमिनल जस्टिस ओवरहॉल का।
ओके, एड्रेसिंग लार्ज पेंडेंसी इन कोर्ट्स, जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेट किया कि देखिए 4.7 करोड़ केसेस ऑलमोस्ट पेंडिंग है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन सबको मिला लें तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ही कुछ दिक्कत है। ठीक है, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ एड्रेस दिस पेंडेंसी ऑफ केसेस, सो वी नीड सम ओवरहॉल ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हेंस वी हैव कम अप विद दिस। टाइमली जस्टिस डिलीवरी, यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स, वही ना, हमारे केस में जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हमारे केस में लैक ऑफ रिसोर्सेज भी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हमारे को अपने जेल्स में देखने के लिए मिलते हैं। आप जानते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 70% ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन एंड दे आर नॉट the people who have been convicted, they are still awaiting their trials, right? तो यहाँ पे टाइमली जस्टिस डिलीवरी नहीं है, और टाइमली जस्टिस डिलीवरी नहीं है तो मतलब हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में टाइमली जस्टिस डिलीवरी का प्रोविजन ही नहीं था। ठीक है, तीसरा इंक्रीजिंग कॉन्विक्शन रेट्स। अब देखिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इनएफिशिएंसीज हैं, इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, पुलिसिंग डेफिशिएंसीज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल्स ऑन लॉ एनफोर्समेंट कंट्रीब्यूट टू लो कन्विक्शन। अब देखिए क्या होता है ना, हमें बहुत बार आपने देखा होगा, सबको पता है कि उन्होंने वो क्राइम किया है सामने वाले इंसान ने, लेकिन हम जानते हैं कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स जो हैं उनका एक इन्फ्लुएंस है लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज के ऊपर, तो वो बंदा कभी कन्विक्ट हो ही नहीं पाता है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से कन्विक्शन रेट लो रह जाता है, इट इज़ अराउंड 50%, है ना। तो इस वजह से हमें क्या करना है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही ऐसा बनाना है जहाँ पे किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो सके लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज पे, वो इंडिपेंडेंट रहें, अपना काम सही से करें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो पाए। अगर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कोई चूक रह रही थी जिसकी वजह से कन्विक्शन प्रूव नहीं हो पा रहा था, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। आज के कुछ टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, उन सबको रोप इन किया जाए। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सोसाइटल चेंजेस हो गए हैं, सोसाइटल चेंजेस के साथ साथ इमर्जिंग चैलेंजेस भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके लिए हमें ऑफ कोर्स चाहिए एक इमर्जिंग, इवॉल्विंग, अडेप्टेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ऑल्सो इंटीग्रेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एविडेंस गैदरिंग, स्टोरेज, प्रेजेंटेशन वुड एड इन डिस्कवरिंग वेरियस क्रिमिनल डायमेंशंस, जैसा कि मैंने आपको समझाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी सरकार बहुत बार कहती है कि हमें कॉलोनियल लेगेसी को इरेज करना है कंप्लीटली, है ना, क्योंकि जो अभी करंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऑफ कोर्स इंडियन सब्जेक्ट्स के लिए लाया गया था। उस समय जैसे कहा जाता था, हमको ऑफ कोर्स क्या समझा जाता था आप जानते हैं, है ना। तो जिस तरह से प्रताड़ित करने के लिए, अननेसेसरी हमारे ऊपर प्रताड़ना करने के लिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोविजंस थे उनको डिलीट करने की जरूरत थी या फिर उनको अपडेट करने की जरूरत थी, तो वही चीज हम बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, सो 5 points are done. What is the need for these provisions? We've done that. Now let's come to the acts here. भारतीय न्याय संहिता 2023, not act actually, bill. ओके, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 रिपील करेगा आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 को, जो अभी बेसिकली प्रिंसिपल लॉ है क्रिमिनल ऑफेंसेस पे, है ना। अब यहाँ पे प्लीज एक बात सुनिए, जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसने एस्टैब्लिश किया था एक ऑल इंडिया लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, एक ऑफिस बनाया था लॉ मेंबर्स का, और प्रोवाइड किया था कि अपॉइंट किया जाएगा एक लॉ कमीशन को भी। आपको ये पता होना चाहिए किसने किया था, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1833, है ना। नहीं समझ आया, नहीं याद हुआ अगर, तो आपको याद हो जाएगा इस पूरी स्टोरी के माध्यम से। ये बैकग्राउंड है प्रेजेंट भारतीय न्याय संहिता 2023 का, या फिर आईपीसी का बैकग्राउंड आप कह लीजिए। ठीक है, 1833 में हमने क्या देखा, लॉ कमीशन को यहाँ पे, आप ये याद रखिए अभी के लिए। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट ने क्या बोला कि लॉ कमीशन होनी चाहिए, अपॉइंट की जानी चाहिए। फिर 1834 में क्या होता है, पहली इंडियन लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, लॉर्ड थॉमस मैकॉले के अंडर। ठीक है, मैकॉले जी बेसिकली इसको चेयर करते हैं, है ना। क्यों, एग्जामिन करने के लिए जुरिसडिक्शन, पावर, रूल्स ऑफ एग्जिस्टिंग कोर्ट्स एज वेल एज द पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स एंड द लॉज इन फोर्स इन इंडिया। ओके, अब क्या हुआ, 1834 में थॉमस मैकॉले के अंडर फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन बनी, और इस लॉ कमीशन ने प्रोड्यूस किया एक ड्राफ्ट को, किस चीज के ड्राफ्ट को, इंडियन पीनल
कोड के ड्राफ्ट को 1837 में, ठीक है, जिसको ऑफ कोर्स इंग्लिश कॉमन लॉ और कॉलोनियल इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए ही बनाया गया था, है ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा सबसे पहला पॉइंट था 1833 में चार्टर एक्ट का आना, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था 1834 में थॉमस मैकॉले के अंडर इस पर्टिकुलर लॉ कमीशन का बनना, तीसरा पॉइंट था 1837 में इसका एक ड्राफ्ट प्रपोज करना, चौथा पॉइंट है इसके एनैक्टमेंट के बारे में, क्योंकि एनैक्टमेंट इसकी डिले होती गई, 1857 का रिवोल्ट भी आ गया, बीच में रिवोल्ट आ गया, है ना। फिर ऑफ कोर्स अब देखिए पहले तो रिविजन्स होती रही, फिर रिवोल्ट आ गया, फिर एनैक्ट नहीं हो पाया, फिर फाइनली जाके 1860 में हम आईपीसी की एनैक्टमेंट देखते हैं और इट केम इनटू फोर्स इन 1862, ओके, एंड हेंस यू सी अगर एनैक्टमेंट का ही हम यहाँ पे देखते हैं 1860। अब इंडिपेंडेंस के बाद ऑफ कोर्स आप आईपीसी 1860 में बहुत सारी अमेंडमेंट्स देख सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से इतनी अमेंडमेंट हुई कि ये पूरा का पूरा जो कोड ऑफ लॉ है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब ये जो नया बिल है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए, इस लीगल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसको हमारे कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के लिए, कॉमन मैन के लिए रेलेवेंट बनाने के लिए ही लाया गया है। इस बिल का मेजर प्रोविजंस क्या है हमें वो देखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेडिशन के ऊपर। ये जो बिल है भारतीय न्याय संहिता 2023, ये रिमूव कर देता है सेडिशन को, ऑफेंस ऑफ सेडिशन को। आप देखते हैं आईपीसी का जो सेक्शन 124A है, अब इसे रिमूव कर दिया गया है इस पर्टिकुलर बिल में से, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेडिशन, ऐसा बहुत सारे एक्टिविस्ट और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका कहना है ठीक है आपने कहने को सेडिशन जो है वो रिमूव कर दिया, लेकिन उससे भी ड्रैकोनियन चीजें आप ले आए, है ना। तो अब पेनल्टीज लाई गई हैं फॉर एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सक्सेशन, आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज। अब आप ऑफ कोर्स अगर आप एक एनालिस्ट हैं तो आप समझ जाएंगे कि देखिए सबवर्सिव एक्टिविटीज तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा तो किसी भी सब चीज को सबवर्सिव एक्टिविटी डिक्लेयर किया जा सकता है सरकार द्वारा, और ऑफ कोर्स हमको जेल में डाला जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसिज्म है जो ऑफ कोर्स हम आगे देखेंगे। Okay, so instead of sedition, we see that the act or the bill actually penalizes exciting or attempting to excite secession, armed rebellion or subversive activities, encouraging feelings of separatist activities, endangering the sovereignty or unity and integrity of India. Analysts का ये भी कहना है कि अभी देखिए क्या चीज़ आपको लगे, अगर कोई अपना ओपिनियन रखे और आपको ऐसा लगे कि ये इंडिया की सॉवरेनिटी या यूनिटी या इंटीग्रिटी के खिलाफ है, तो फिर उसको भी जेल में डाला जा सकता है। तो कहीं लोगों का कहना है कि इससे बढ़िया तो सेडिशन ही था, ठीक है। पर आपको अभी के लिए ये पूरे तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो याद होने चाहिए, ठीक है, कि सेडिशन को छोड़ के पेनल्टी यानी कि पेनलाइज किसे किया जा रहा है, इन तीनों चीज़ों को। These offenses may involve the, अब of course यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि ये offenses जो ऊपर मैंने बताए, they may involve the exchange of words or signs, electronic communication, यानी कि आपने WhatsApp मैसेज कर दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। आप फिनेंशियल मीन्स के माध्यम से भी इंडिया की इंटीग्रिटी को हार्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके कर सकते हैं आप, ठीक है। These will be punishable with imprisonment of up to 7 years, 7 साल तक की सजा, या फिर life imprisonment and a fine, okay। भारतीय न्याय संहिता 2023 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन है, टेररिज्म एज एन ऑफेंस। देखिए अभी तक क्या होता है ना, टेररिज्म को स्पेसिफिकली टेररिज्म के लिए आज तक एक्ट्स आए गए हैं, बहुत सारे एक्ट्स चाहे रिपील हो गए हों, जैसे पोटा, टाडा, है ना, यूआपा वगैरह, ये सारे टेररिज्म के लिए हैं। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये बिल डिफाइन करता है टेररिज्म को। कैसे डिफाइन करता है कि टेररिज्म एक एक्ट है दैट इंटेंड्स टू थ्रेटन द unity, integrity and security of the country, to intimidate the general public or disturb public order. Terrorism acts क्या क्या include कर सकते हैं, using firearms, bombs, hazardous substances, चाहे वो biological हो, chemical हो, ताकि death, danger to life कॉज किया जा सके, या फिर एक फियर का माहौल पैदा किया जा सके, ठीक है। इसको टेररिज्म में इंक्लूड किया गया है। और किस चीज़ को टेररिज्म में इंक्लूड किया गया है, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी और डिसरप्टिंग इसेंशियल सर्विसेज। अब लोगों का ये कहना है, एनालिस्ट आ गए फिर से अब, ठीक है,
एनालिस्ट कहते हैं जी आपने टेररिज्म की डेफिनेशन में कि ये भी टेररिज्म कॉन्स्टिट्यूट करेगा अगर आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब करते हैं, वो तो हर प्रोटेस्टर कर देता है, तो मतलब प्रोटेस्ट हम करेंगे तो हमको तो आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला बंदा जो कुछ भी होगा, एसेंशियल सर्विसेज, अगर फॉर एग्जांपल ट्रक वाले उस पे बैठ जाएं अनशन पे कि नहीं अब तो हम चलेंगे ही नहीं या कुछ भी, तो वो क्या होगा, हमें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो एनालिस्ट का कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्लिपरी स्लोप है। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और क्या टेररिज्म हो सकता है? एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द ट्रीटीज। अब ऑफकोर्स वो सारी एक्टिविटीज जो यूआपा के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं, तो ऑफकोर्स वो आ जाती हैं यहाँ पे टेररिज्म के अंडर, सच एज अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट और टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस। ऑफ कोर्स ये तो टेररिज्म है ही। अगर आप अनलॉफुल सीजर करते हैं किसी भी हमारे एयरक्राफ्ट का, हमारे लोगों को हॉस्टेज के रूप में लेते हैं, दैट इज टेररिज्म एंड दैट हैज बीन स्टेटेड हियर। ओके, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बड़ी ही सेडिशन को हटा देना है ना, फिर उसके बाद टेररिज्म को ऑफेंस की तरह लाना, टेररिज्म को डिफाइन भी करना, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक ऑफेंस के रूप में लाना। अभी देखिए क्या है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह जैसे जो शब्द हैं, ये अभी कुछ समय पहले 1970s, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1970 से हमें लिटरेचर में देखने के लिए मिले हैं। अभी 1860 में बना था आईपीसी, तो ऑफकोर्स अपडेट नहीं हो पाया, इसीलिए तो यहाँ पे हम इसका संहिता देख रहे हैं 2023, है ना। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज एन ऑफेंस, तो बिल डिफाइन करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। पहले तो क्या होता है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? एज अ कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे GS3 में भी कभी आंसर लिखने के लिए मिले तो आप लिखें कि भारतीय न्याय, अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2023, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रेफर्स टू अ कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी सच एज किडनैपिंग, extortion, contract killing, financial scams, cyber crime, etc., carried out by individuals acting either singly or jointly as members of or on behalf of a crime syndicate। आप अकेले भी कैरी आउट कर सकते हैं सारे क्राइम्स में भी, आपने अकेले किलिंग की हो, कुछ भी किया हो, है ना, लेकिन आप किसी क्राइम सिंडिकेट, किसी ग्रुप, किसी माफिया, किसी गुट के एक मेंबर के ही रूप में ये कर रहे हैं। You're doing it on the behalf or on the instructions of some group or some organization out there। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। पोटेंशियल इम्पैक्ट, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब ऑफ कोर्स वही तो, ये इसकी क्रिटिसिज्म भी है, पोटेंशियल इम्पैक्ट भी है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, वही ना, बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। सबवर्सिव एक्टिविटीज़ जैसा कि मैंने आपको समझाया है ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में प्रॉपर्टी का डैमेज करना, ये सब कुछ, तो हर प्रोटेस्टर यहाँ पे टेररिस्ट बन जाएगा। ओके, ऑल्दो मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर्टी को डैमेज करना जस्टिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में इस तरह की वायलेंस जस्टिफाइड नहीं है, पर मैं बस आपको बता रही हूँ कि कितना बड़ा अम्ब्रेला फैल गया है अब टेररिज्म का, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। एनहांस्ड पुलिसिंग पावर्स, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे जैसे आपने डिस्क्रिशनरी एक्शन टेकिंग पावर्स बढ़ा दी है पुलिस पर्सनल की, तो ऑफ कोर्स आर्बिट्ररी पुलिस एक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, और वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। हर चीज का देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। अब हम आते हैं दूसरे एक्ट पे या दूसरे बिल पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये रिपील करेगा CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। ये कोड प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल ऑफ ऑफेंसेस अंडर वेरियस एक्ट्स, कि बेसिकली अगर किसी एक्ट में या किसी और दूसरे लॉ में बोला गया है कि इस क्राइम के लिए आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो CRPC बताता है कैसे अरेस्ट किया जाएगा, कितने साल के लिए अरेस्ट किया जाएगा, क्या प्रोविजंस हैं, कितना फाइन लगेगा, मतलब यू गेट माय पॉइंट राइट। वो डिटेल्स जो हैं प्रोसिक्यूशन की, बेल की, ये सब कुछ यहाँ CRPC में हमें मिलता है। ओके, जैसे अगर IPC भी है, वो कहता है कि इस क्राइम के लिए इतनी सजा है, तो कैसी सजा, वो आपको CRPC में मिलेगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड पे आते हैं। CRPC को पहली बार एनैक्ट किया गया 1882 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है, और उसके बाद ऑफ कोर्स 1882 के बाद इट हैज सीन अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन 1898, 1923, 1955। अगर हम बात करें लॉ कमीशन की 41st रिपोर्ट की, तो इसने रेकमेंड किया कि देखिए इस कोड को एक सिग्निफिकेंट रिवीजन की जरूरत है, जिसकी वजह से फाइनली हमें प्रेजेंट एवेटार मिला CRPC 1973। ठीक है, अब हम आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे, इसके मेजर प्रोविजंस पे। तो पहला है डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स।
ओके जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, जिन्होंने पहली बार कोई क्राइम किया है, तो उनको बेल पे रिलीज किया जा सकता है, किया जाएगा अगर उन्होंने बेसिकली अपना डिटेंशन का जो पीरियड है कंप्लीट कर लिया है फॉर 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑफेंस के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है 6 साल, जो ऐसा होता नहीं है पर चलिए 6 साल। ठीक है, आपने 1/3 अगर जैसे यानी कि आपने 2 साल काट लिए हैं, तो आपको, अगर आप एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर भी हैं, तो आपको बेल पे रिलीज किया जाएगा। ओके, इफ द अक्यूज्ड हैज स्पेंट हाफ ऑफ द मैक्स। अब लेकिन अगर हम जनरली देख लें एक अक्यूज्ड के बारे में, अगर एक अक्यूज्ड जो है उसने मैक्सिमम पीरियड का मतलब 6 साल का, जैसे उसने एक जनरल अक्यूज्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, 3 साल उसने काट लिए हैं, ठीक है, तो उसको रिलीज किया जा सकता है पर्सनल बॉन्ड पे। लेकिन ये चाहे आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम ऑफेंस में ही एक ऐसा कुछ रेप या कुछ ऐसा कुछ बहुत ही बुरा कर दिया है, तो और आपका जो क्राइम है इट इज पनिशेबल बाय डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये पर्सनल बॉन्ड, ये बेल, ये सब कुछ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब ऑफ कोर्स सारे ही ट्रायल्स, इंक्वायरीज, प्रोसीडिंग्स हो सकती है ई मोड में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में, है ना। जब हर चीज डिजिटल है तो ऑफ कोर्स ये क्यों नहीं हो सकती है। मैंने ये बोला कैन बी हेल्ड, यानी कि अगर फिर से कोई एक पैंडेमिक आ जाता है तो इट कैन बी डन, जस्टिस सिस्टम ना रुक जाए ना, यही तो इंश्योर करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड, any police officer can request for medical examination of the accused in certain cases such as rape. Of course कोई भी पुलिस ऑफिसर एक मेडिकल एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट कर सकता है accused की। ओके, इंसर्ट किस तरह के केसेस में, रेप जैसे केसेस में। तो ऑफ कोर्स ये भी चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ये मैंडेट करता है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किस तरह के ऑफेंसेस के लिए, जहाँ पे एटलीस्ट 7 साल की सजा तो है ही। अगर आप अगर एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास, एक स्टेट के पास फोरेंसिक फैसिलिटी नहीं है, तो किसी और स्टेट की फोरेंसिक फैसिलिटी को यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक ऐसा क्राइम हुआ है जिसमें एटलीस्ट 7 साल की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी। ओके, आपके पास नहीं है तो साथ वाली अपने नेबरिंग स्टेट से ले लो उस चीज की सहूलियत। सिग्नेचर एंड फिंगर impressions, it allows for the collection of specimen signatures, handwriting, finger impressions, voice samples from any person। आपको अरेस्ट किया गया है, नहीं किया गया, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हैंडराइटिंग मैच करवानी हो, अब 5 बंदों की तो हैंडराइटिंग जिस पे शक है थोड़ा बहुत लोगे ना आप उसका सैंपल, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए भी लाइसेंस लो, ये अथॉरिटी से ऊपर ये वो ऐसे तो नहीं लेके आओगे। सो यू आर अलाउड टू डू दैट। ओके, टाइमलाइंस, इट प्रिस्क्राइब्स टाइमलाइंस फॉर, अब मैंने आपको बोला टाइमली जस्टिस डिलीवरी एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, तो ये बेसिकली बोलता है कि टाइमलाइन होनी चाहिए सारे प्रोसीजर्स के लिए, जजमेंट देने का भी एक टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए, विक्टिम्स को इन्फॉर्म करने के बारे में भी कि जो विक्टिम्स है कि क्या आपके इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस कहाँ पहुंचा है अभी तक, ये भी कुछ होना चाहिए, इसका भी टाइम फ्रेम है ना, और टाइमलाइन होना चाहिए चार्जेस को फ्रेम करने के लिए भी। अभी इसके रूल्स आएंगे तब तो ये डिफाइन होगा ना, अभी कुछ पता नहीं है, टाइमलाइन होगी बस ये पता है। ट्रायल इन एब्सेंस ऑफ ऑफेंडर, देखिए ये सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज जिसका, अब ये चीजें आई डोंट नो कि इधर इतने अच्छे से क्यों नहीं डिस्क्राइब की गई। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो हर चीज बहुत ही बखूबी बताई गई है, क्या अच्छी बात है जो हुई है इन लॉज में, क्या गलत चीज हो रही है, क्या बहुत बड़ा स्लिपरी स्लोप है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपने मेरे साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस किया था तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज यही चीज की गई है इस पर्टिकुलर बिल की। ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ ऑफेंडर, यानी कि अगर आप एक ऑफेंडर हैं, आपके ऊपर केस चलाया जाना है, तो आप यूजुअली क्या होता है ना, देखिए हर इंसान का एक हक है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। अगर आपके ऊपर आप पे कोई एलिगेशंस लग रही हैं, आप पे केस लगाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आपने ये किया, आपने वो किया, आप गलत हैं, आपके साथ ये होना चाहिए, तो आपको भी तो मौका मिलना चाहिए, है ना। पार्लियामेंट में आप देखते हैं किसी भी एक ऐसे इंसान के खिलाफ गलत क्यों नहीं बोलने दिया जाता, क्योंकि वो इंसान वहां प्रेजेंट नहीं है अपना डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो स्पीकर जी उसी समय इंटरप्ट करते हैं। सिंस द पर्सन इज नॉट हियर टू प्रेजेंट हिज ओन डिफेंस, यू कांट रियली टॉक अबाउट दैट पर्सन। वही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है, अभी तक तो होती थी, ठीक है, कि एक ऑफेंडर बेसिकली ऐसे उसके केस में ट्रायल ही शुरू हो जाए, चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये बिल क्या कहता है कि ट्रायल
है ना, कंडक्ट हो सकता है, इनफैक्ट जजमेंट भी प्रोनाउंस हो सकती है इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो एक ऑफेंस के केस में अक्यूज्ड है, एक ऐसा ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 10 years और डेथ एंड फेल्स टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस बाय एज स्पेसिफाइड बाय अ कोर्ट। अब देखिए ऑफकोर्स जो काउंटर एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, हमने आपकी बात मानी कि जो अभी तक का जो रूल है बेसिक के डिफेंस तो अपना प्रोवाइड करने के लिए सामने वाला इंसान होना चाहिए, पर आप अभी इसमें भी तो देखो ना कि 10 साल या डेथ वाले जो इम्प्रिजनमेंट वाले जो क्राइम्स हैं उसमें हम कह रहे हैं कि अलाउड है ट्रायल कंडक्ट करना, वैसे थोड़ा ना कह रहे हैं। ओके, तो ये चीज स्टॉपिंग पॉलिटिकल वेवर ऑफ पनिशमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको ये जो भी हम देख रहे हैं मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हूँ। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि जरूरत क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओवरहॉल की, इसलिए जरूरत है कि कन्विक्शन रेट तो हो ही नहीं पाता क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, कोई कहता है कि मेरा मामा एमएलए है, ये है वो है ना, इस वजह से कन्विक्शन ही नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना है कि पनिशमेंट्स को पॉलिटिकल वेवर ना मिले। ओके, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, द बिल एज द डेथ सेंटेंसेस कैन ओनली बी कन्वर्टेड, मतलब अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है तो उसको पार्डन किया जा सकता है ओनली विद इन 7 years ऑफ पनिशमेंट। ओके, तो ये चीज यहाँ लिखी है पोटेंशियल इम्पैक्ट। अब इसका भी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, एक्सपेडाइटेड केस डिस्पोजल। अब ये तो अच्छा क्रिटिसिज्म और अच्छा दोनों ही मिल जाएगा आपको। पोटेंशियल इम्पैक्ट, प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट जुडिशियल प्रोसीजर्स के लिए कि आपको बेसिकली कितने समय में ये करना है, कितने समय में चार्जेस फ्रेम करने हैं, ये वो, इस सब का अगर प्रिस्क्राइब टाइमलाइन होगा तो इट इज गुड, राइट। टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया कि 7 साल वाली सजा है किसी क्राइम की, तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी ही होगी। अपने नेबरिंग स्टेट का ले लो, फैसिलिटी नहीं है आपके पास तो, पर होगी। ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स को ओपन किया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जुडिशियल प्रोसीजर के लिए, आपने कह दिया सारे ट्रायल सब कुछ ई कोर्ट्स के माध्यम से हो सकता है। डोंट वरी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओवरहॉल करेंगे सही से। सो ऑफ कोर्स आप इंटीग्रेट अगर टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं, यू मूविंग विद द 21st century। improvement in rights of victims, अब यहाँ पे provision allows registration of FIR in any police station irrespective of where the offense was committed। यहाँ पे लिखा है कि आप FIR रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे ऑफेंस कहीं पे भी हो। तो ऑफ कोर्स विक्टिम्स के लिए अच्छा है, ये तो खैर अभी चल भी रहा है पहले से ही। फेयरनेस इन इन्वेस्टिगेशन, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज यहाँ नहीं लिखी थी, यहाँ मिस क्यों कर दी पता नहीं ऊपर, लेकिन मैंडेटरी कर दिया है अब कि जो सर्च रेड पड़ रही है, सीजर हो रहे हैं, सर्च मैकेनिज्म जो भी हो रहा है ना, तो किसी के गोडाउन में जाके सर्च हो रही है, सीजर हो रही है, कुछ भी है, इसका प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, मैंडेटरी, इससे आती है ट्रांसपेरेंसी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में, इससे आता है फेयरनेस ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ओके, वरना पुलिस ऑफिसर्स पे भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि आपने क्या हुआ, हमको कैसे पता इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो में भी आपको ब्राइब कर दिया हो और आपने केस बंद कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट। इंक्रीज इन डिटेंशन पीरियड, द पीरियड ड्यूरिंग विच एन अरेस्टेड पर्सन कैन बी सेंट टू पुलिस कस्टडी हैज बीन एक्सपैंडेड। अब ये भी चीज यहाँ एक्सप्लेन नहीं की गई, पता नहीं क्यों। The period during which an arrested person can be sent to पुलिस कस्टडी हैज, अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या होता था, किसी को अरेस्ट कर लिया है ना, अरेस्ट कर लिया तो कुछ ही स्पेसिफिक, जैसे 15 दिन के लिए, फिर 30 दिन, ऐसे आप इतने दिन के लिए ही कस्टडी में रख सकते हैं। अभी 90 डेज के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया पुलिस कस्टडी वाला टाइम, ये चीज लिखिए। भारतीय साक्ष्य बिल 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को ये रिप्लेस करेगा, रिपील करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्ट है इट एक्चुअली प्रोवाइड्स, मतलब अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को देखें, क्या है एविडेंस का मतलब, क्या होता है, कौन सा एविडेंस एक्चुअली एडमिसिबल है, यानी कि एक्सेप्ट किया जाएगा लीगल प्रोसीडिंग्स में, उसके बारे में रूल्स जो बनाता है वो ये एक्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मेजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको थोड़ा हम ब्रीफली देखेंगे, आप खुद देख सकते हैं, बहुत कम यहाँ पे लिखा है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आप समझ जाइए कि क्या होगा, नीड क्यों पड़ी होगी ये भारतीय साक्ष्य संहिता लाने की, क्योंकि अभी जो एविडेंस है उसमें ईमेल्स को एविडेंस नहीं समझा जाता, तो समझा जाता है पर लिखा नहीं हुआ ना, है ना। अगर आप देखें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आया, ईमेल्स तो दूर की बात है, या फिर
ये सारे जो एविडेंस के रूप में जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब कुछ में जो भी पड़ा हुआ है, इसको आप लेते हैं रिकॉर्ड के रूप में? नहीं ना। तो ये भी तो एडमिसिबल है। अब पूरी सोसाइटी चेंज हो गई, सब चेंज हो गया, लेकिन ये एविडेंस ही नहीं कहलाए जाएंगे। क्यों भाई? तो वो तो चेंज करना है। ठीक है, तो यही है मेजर प्रोविजंस इस बिल के। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस, तो ये प्रोवाइड करता है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है उसका सेम लीगल इफेक्ट होगा जैसे का पेपर रिकॉर्ड का होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे। ठीक है, इट एक्सपैंड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में और क्या क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेमीकंडक्टर मेमोरी और एनी कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ये रिकॉर्ड करेगा। कैसे? ये इन्वॉल्व करेगा रिकॉर्ड्स को ऑन ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, स्मार्टफोन्स, लोकेशनल एविडेंस, वॉइस मेल्स, ये सब कुछ अब एविडेंस के रूप में एडमिसिबल है। ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस इंक्लूड्स स्टेटमेंट्स मेड बिफोर कोर्ट्स बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू अ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तो वही चीज लिखी है, जो भी स्टेटमेंट कोर्ट के समक्ष दिए जाएंगे विटनेसेस द्वारा एक फैक्ट to a fact under inquiry. The bill adds any information given electronically to be considered as oral evidence. ठीक है, तो oral evidence कोई भी अगर आप जैसे मैसेज करके ही बता देते हैं, आप विटनेस है, पुलिस ने कहा आप आ नहीं सकते, तो आप वहां से मैसेज करके बता दीजिए ये मेरे पास हुआ था, तो उसको ओरल एविडेंस गिना जाएगा। ओके। जॉइंट ट्रायल, जॉइंट ट्रायल का मतलब क्या होता है? एक ऑफेंस है, एक ऑफेंस में 3 लोग हैं, तो तीनों का इकट्ठे ही ट्रायल होगा ना। ठीक है, तो ट्रायल ऑफ मोर देन 1 पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस इन अ जॉइंट ट्रायल इफ अ कन्फेशन। अब ऑफ कोर्स सोचिए, ये जो इंसान है और ये भी, ये कुछ नहीं बोल रहा। अब इसने एक ऐसा कन्फेशन दे दिया जो जिसमें ये दोनों भी हैं, तो ये कन्फेशन इन दोनों का भी हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। और वो कन्फेशन मतलब ऑफ कोर्स सही भी प्रूव होना चाहिए, ऐसे ही नहीं। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा? एक्सपेंशन इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इश्यूज ऑफ प्राइवेसी। ऑफ कोर्स प्राइवेसी वाला तो इशू यहाँ पे आ जाता है। आप अगर स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब कुछ सर्वेलेंस, स्टेट ओवरसाइट, ये वो, इतना ही था यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक के ऊपर। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Chief Election Commissioner and other election commissioners, appointment, conditions of service and term of office bill 2023 ये recently introduce किया गया है। कहाँ पे? राज्यसभा में। More on the news, आप जानते हैं ये रिप्लेस करता है इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 को। ये बिल क्या करने की कोशिश कर रहा है? टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट, conditions of service and terms of office of chief election commissioner and other election commissioners। अभी आप जानते हैं 3 मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एक और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये तीनों होने चाहिए और 3 मेंबर बॉडी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन, जी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है, आर्टिकल 324 केवल इतना कहता है कि इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट में डिसाइड। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही होगा, पर इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कितने होने चाहिए, कितने नहीं, मे बी ना भी हो। ठीक है, इनिशियली तो नहीं भी था, है ना। तो ये चीज ऑफ कोर्स आपको पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में, जो ऑफ कोर्स इसी साल के शुरुआती समय में दी गई थी, उसमें डिक्लेयर किया कि प्रेसिडेंट बेसिकली अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को एक कमिटी की एडवाइस पे। बहुत ध्यान से सुनिए, इस कमिटी में कौन कौन था सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अनूप बरनवाल जजमेंट में? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा, और अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में नहीं है तो जो भी ऑपोजिशन पार्टी लार्जेस्ट है उनके लीडर, ठीक है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के रूप में। और तीसरे मेंबर थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप बात करें, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी है, क्यों कमिटी चाहिए प्रेसिडेंट को? अभी आज तक कैसे होती थी फिर अपॉइंटमेंट? तो आज तक अपॉइंटमेंट होती थी प्रेसिडेंट द्वारा सरकार की रिकमेंडेशन पे। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। देखिए, एक बेसिक फीचर है हमारे संविधान का, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते जब रूलिंग पार्टी जो है वही रेकमेंड कर रही है प्रेसिडेंट को कि इनको अपॉइंट करो, है ना। तो ये तो गलत है। तो इसीलिए एक सिलेक्शन कमेटी की जरूरत है, जिसमें होंगे कौन? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्राइम मिनिस्टर, LOP,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अब हम आ जाते हैं इस बिल के ऊपर। ये बिल क्या करता है? ये बिल कहता है कि देखिए, करेंगे तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट सीईसी को और ईसीस को, लेकिन एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इस सिलेक्शन कमीशन का जो कॉम्पोजिशन होगा उसमें बस एक इंसान हमें रिप्लेस करना है। प्राइम मिनिस्टर रहेंगे चेयरपर्सन के रूप में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा रहेंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो नहीं हो सकते यहाँ पे। उनको हटाइए और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर लेके आइए यहाँ पे, जिसको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो आपको यहाँ पे कहानी, इसकी क्रिटिसिज्म यही समझ आ गई। इतना जो आप देख रहे हैं, इतना बवाल इस बिल से रिलेटेड, वो यही है कि हम आगे नहीं भी पढ़े ना, तो ये डिसाइडेड है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मेजोरिटी बना ली। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। समझ रहे हैं आप कि कुछ भी कर लें तो जीतेंगे तो यही दोनों का मेजोरिटी। तो इट इज डिसाइडेड, इट इज प्री डिसाइडेड वैसे ही कि कौन बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है इसका। और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी लिखा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, तो वही सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो लोकसभा में है उनका लीडर। अब अभी मैंने आपको क्या बोला, देखिए यहाँ पे है प्रेसिडेंट और यहाँ पे थी सिलेक्शन कमेटी, और लेकिन इसके नीचे आती है सर्च कमेटी। ठीक है, तो सर्च कमेटी बेसिकली कुछ 5 लोगों को डिसाइड करेगी। ठीक है, एक पैनल बना दिया, 5 लोग हैं, इसमें से डिसाइड कर लो आप। ये 5 लोग बेसिकली सिलेक्शन कमेटी के पास जाएंगे, 5 में से एक यहाँ पे मेजोरिटी के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, इनको नाम भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट बस क्या करेंगे, गैजेट नोटिफिकेशन नोटिफाई कर देंगे कि अपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं सर्च कमेटी कौन होगी। तो सर्च कमेटी वुड बी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, आपको ये याद रखना है, और 2 और मेंबर्स होंगे हु वुड बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शंस। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, उन्हीं को है एक्सपीरियंस इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का इन मैटर्स में। ठीक है, इट विल प्रिपेयर, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पैनल बनाया जाएगा 5 लोगों का। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी को, जो यहाँ पे है सिलेक्शन कमेटी को, इस सर्च कमेटी ने जो 5 मेंबर्स बोले इसी में से चूज करना है। दे कैन एक्चुअली कंसिडर एनी अदर पर्सन ऑल्सो, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन क्या होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, तो पर्सन्स हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो आप रह चुके हैं, है ना, सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट, या अभी हैं, तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट और इलेक्शंस के कंडक्ट का। ओके, टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, 6 years, है ना, और या फिर 65 years, विच एवर इज अर्लियर, मतलब आपकी एज 65 years, विच एवर इज अर्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहेंगे देखिए इलेक्शन कमिश्नर्स भी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, तो उस केस में क्या, तो अगर ऐसा होता है कि इलेक्शन कमिश्नर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, है ना, तो आपको बेसिकली जो आपका टर्म ऑफ ऑफिस है दोनों को मिला के 6 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता एग्रीगेट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इलेक्शन कमिश्नर के रूप में 3 साल बिताए, तो आप सिर्फ 3 ही साल बिता सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 6 साल हो गए, एक क्रूड एग्जाम्पल है। Salary and allowance. Salary allowance and service conditions of the CEC and other ECs will be the same as that. This is very important कि इनकी salary allowance वगैरह जो है और service conditions है वो सिर्फ कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट है। इससे पहले आप जानते हैं कि इसके जजेस के इक्विवेलेंट हुआ करती थी। और यहाँ पे भी देखिए लिखा है कि okay, under 324 of the Constitution, CEC can only be removed from his office in a manner similar to सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, दिस इज डन थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के हिसाब से होता है रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज या फिर एन इलेक्शन कमिश्नर, एक बेस्ड ऑन अ मोशन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन द सेम सेशन। ठीक है, एक ही सेशन में दोनों हाउसेस को इस मोशन को पास करना पड़ता है। मोशन को बेसिकली अडॉप्ट किया जाता है टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी सपोर्ट के साथ। बहुत मुश्किल होता है ये करना, मतलब एक हाउस की टोटल मेंबरशिप जो है फॉर एग्जांपल 543 है ना, तो उसकी जो मेजोरिटी सपोर्ट मिलना चाहिए, एटलीस्ट 2/3 सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके,
और आप ये भी जानते हैं, ये तो बात हो गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे वो किया जाएगा, लेकिन एक इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में। दिस मस्ट नॉट बी देयर, दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू से। अब हम आते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसे मतलब डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। तो सारा का सारा बिजनेस जो होगा इलेक्शन कमीशन में डिसीजंस लिए जाएंगे ऑलमोस्ट यूनानिमसली, लेकिन फॉर एग्जांपल एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है ना, बिटवीन सीईसी एंड अदर ईसीज, तो मजॉरिटी के माध्यम से डिसीजंस पे सुलह की जाएगी। कंसर्न्स क्या हैं बिल के साथ, वो हम ऑफकोर्स साथ साथ देखते गए। सबसे पहली बात तो आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा था, न्यूट्रलिटी वाली चीज आ गई, वही ना, रूलिंग पार्टी का ही डोमिनेंस, कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एक ही तो है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब देखिए यहाँ पे द बिल ऑथराइजेस सिलेक्शन कमेटी, वही ना, बिल ने क्या बोला कि जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी आपको 5 नाम देगी, आप 5 नामों के बाहर भी जाके किसी भी इंसान को चूज कर सकते हैं। तो ये जो सर्च प्रोसेस है वो तो रिडंडेंट हो जाएगा, उन बेचारों ने मेहनत क्यों की इतनी, जो वो सर्च कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी मिलके 2 मेंबर और हैं कर रहे हैं, क्या फायदा फिर उनका, ठीक है। तो ये भी चीज है एक इंडिपेंडेंस ऑफ सीईसी एंड ईसी, ये तो मैंने आपको बता दिया, ओके। तो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ ईसी, जो मैंने आपको बताया पहली बात तो जो रिमूवल प्रोसीजर है दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जोड़ा जाए, यानी कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए इतनी जद्दोजहद लगती है, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज के मुताबिक ही है इम्पॉसिबल, तो वो इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए क्यों नहीं, इलेक्शन कमिश्नर तो बेचारा अपना वही नहीं एक्सरसाइज कर पाएगा, है ना, फ्रीडम, फियरलेसनेस, तो ये सारी चीजें तो बहुत जरूरी है, तो ये इक्वेट करना जरूरी है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लेके आइए। Okay, you must engage prominent jurists, CJI, independent experts, civil society members, etc. ताकि आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ सके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, सीनियोरिटी प्रिंसिपल, मोर कॉम्प्रहेंसिव कंसल्टेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Let's just see what all is here. Okay. Aspects of election process and reform. अब recently department related parliamentary standing committee on personnel, public grievances, law and justice ने एक रिपोर्ट को टेबल किया है, रिपोर्ट का नाम है, टाइटल है स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस के बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं, अब उनको उनके बारे में, रिफॉर्म के बारे में क्या हमारा कहना है, ठीक है। तो देखिए रिपोर्ट एनालाइज करती है इंडिया में इलेक्शंस के सिग्निफिकेंस को, है ना, और उनके इन्फ्लुएंस को हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे और सोसाइटल प्रोग्रेस पे। इट एक्सप्लोर्स डिफरेंट फैसेट्स इंक्लूडिंग वोटर पार्टिसिपेशन, comprehensive representation through a single electoral roll, transparency, accountability of candidature and minimum age for contesting elections। तो यही सब कुछ हम एक एक करके अब देखेंगे रिपोर्ट ने किस किस चीज के बारे में बात की है, क्या क्या बात की है। पहला, कॉमन इलेक्टोरल रोल, इसका मतलब क्या होता है, अभी क्या देखिए इलेक्टोरल रोल आप देखते हैं, एक बनता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल एक इलेक्टोरल बनता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, फिर एक इलेक्टोरल बनता है स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज इलेक्शंस के लिए। तो ये दोनों इंटीग्रेट क्यों नहीं हो सकते, समझ रहे हैं आप, इसमें ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट क्यों, दोबारा से स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल क्यों बनाए, यहीं से तो डेटा लिया जा सकता है ना ईसी के बिहाफ पे, क्यों डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, इसी को कॉमन इलेक्टोरल रोल कहते हैं। बाय कंसोलिडेटिंग द इलेक्टोरल रोल्स इनटू अ सिंगल comprehensive database, the government could eliminate duplication and streamline the process, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओके मैंने आपको ये बात बता दी है कि अभी क्या होता है, जनरल इलेक्टोरल रोल होता है विच इज ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड देन वी हैव सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स जो ऑफ कोर्स हर एक स्टेट का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो क्यों डुप्लीकेशन करना, ऐसा बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह के इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कुछ, है ना। खैर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है, बट स्टिल आप जानते हैं यहाँ पे क्या मेरा जिस्ट है कहने का। स्टेट इलेक्शन कमीशन
अगर हम देखें अंडर आर्टिकल 243 के क्लॉज 1, तो हर एक स्टेट की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंडक्ट फेयर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज, जो मैंने आपको बताया। इश्यूज क्या है एक कॉमन इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने के लिए? Absence of permanent electoral roll. Before every election, a fresh electoral roll for the local body is prepared. जैसे कि मैंने बताया, हर एक local body की election से पहले एक fresh electoral roll prepare किया जाता है। ओके, तो लोकल, इससे क्या पता चलता है, हर इलेक्शन से पहले आप फ्रेश इलेक्टोरल रोल बना रहे हो, मतलब आपके पास एक परमानेंट इलेक्टोरल रोल है ही नहीं, इलेक्टोरल रोल लोकल बॉडीज के पास, है ना। आप असेंबलीज के केस में जो होता है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो आप जबरदस्ती बार बार एफर्ट करते रहते हो, ठीक है। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। डीलिमिटेशन फ्रीक्वेंसी, अगर हम असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखें तो डीलिमिटेशन बार बार नहीं करते रहते हम, ये तो आप जानते हैं, यूजुअली एवरी 15 to 20 ईयर्स अगर हम एनालिटिक्स देखें तो। लेकिन अगर हम लोकल बॉडीज की डीलिमिटेशन देखें तो इट इज ऑफन डन बिफोर इलेक्शंस। तो ये जो पीरियोडिक डीलिमिटेशन है, इट इंश्योर्स फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रॉडर लैंडस्केप। लेकिन यही इसका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, इतने सारे एफर्ट्स के साथ साथ ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं एक फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इंश्योर करता है। दैट इज वेरी ट्रू, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, इम्प्लीमेंटिंग अ कॉमन इलेक्टोरल रोल एज प्रपोज्ड बाय, अब केंद्रीय सरकार कहती है हर चीज कॉमन हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन दिस, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन, है ना, हम कर रहे हैं, तो कॉमन इलेक्टोरल रोल भी तो है। हम यही चाहते हैं, पैसा जो इतना खर्च होता है बेफालतू का, इतने एफर्ट्स जो खर्च होते हैं उनको अच्छे कामों के लिए लगाया जा सकता है। जब बच सकता है पैसा जबरदस्ती लगाना है, जब बच सकते हैं एफर्ट्स तो जबरदस्ती लगाने हैं, नहीं ना। तो वही केंद्रीय सरकार कहती है ना। लेकिन टू इम्प्लीमेंट अ कॉमन इलेक्टोरल रोल एज प्रपोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल, आपको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। हमने ऊपर देखा ना आर्टिकल 325, आर्टिकल 3 जो हमने ऊपर लोकल बॉडीज के केस में देखा, 243 के, है ना, इसको भी आपको बेसिकली अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो बिकॉज दीज ऑल मैंडेट यूज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल पोल्स। और साथ ही में ऑफ कोर्स यहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द ड्यू कोर्स। रिकमेंडेशंस, तो क्या रिकमेंडेशंस है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, वो सारे फैक्टर्स को देखें, सोचे समझे, बैठे बातचीत करें, है ना। और कैसे, मतलब कॉमन इलेक्टोरल रोल अगर लेके भी आना है तो क्या चेंजेस करने की जरूरत है करंट रेगुलेशंस में, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाए पहले, ऐसा रिकमेंडेशन मिल रही है हमें यहाँ पे। ECI should consider constitutional provisions before preparing the CER and adhere to the principles of federalism। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट है, उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि वो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है। तो क्या सच में कॉमन इलेक्टोरल रोल भी फेडरलिज्म के खिलाफ जाता है? नहीं, ये सोचा जाए, बातचीत की जाए। नहीं जाता तो ऑफकोर्स, अब देखिए इसमें तो बातचीत होगी, लेट्स लीव इट टू दैट। ECI and legislative department should collaborate to examine the effects of the delimitation process, especially in challenging terrains. ECI should establish a legal provision or an alternative mechanism to ensure that non-citizens with Aadhaar are not included in the CER. अब देखिए ECI को क्या करना चाहिए, एक लीगल प्रोविजन लेके आए या कोई भी एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म लेके आए ताकि जो सिटीजन्स हैं ही नहीं, अब देखिए आधार तो आप यहाँ रहते हैं बस इसका प्रमाण है, ठीक है। आपको कुछ कोई सर्विसेज अवेल करनी है, आप यहाँ रहते हैं, सिटीजन नहीं है, तो सर्विसेज अवेल करने के लिए आधार तो चाहिए, तो इसलिए बना है। लेकिन अगर आप सिटीजन नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते, है ना। तो आप कॉमन इलेक्टोरल रोल में नॉन सिटीजन ना आ जाए जस्ट बिकॉज उनके पास आधार है, ये इंश्योर किया जाए। फॉल्स डेक्लेरेशंस ड्यूरिंग, इस पे भी इस कमेटी ने क्या बोला है देखते हैं। फॉल्स डेक्लेरेशंस ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर इलेक्शंस। देखिए, फॉल्स डेक्लेरेशंस ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए जब इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन फाइल की जा रही है। ऑफ कोर्स एक कैंडिडेट को किसी भी तरह का फॉल्स डेक्लेरेशन या एफिडेविट नहीं सबमिट करना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा है। सो प्रोविजन क्या है अभी तक एफिडेविट सबमिट करने का, ठीक है। कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मस्ट सबमिट एन एफिडेविट विच इज
फॉर्म 26, द वेरी फेमस फॉर्म 26, है ना, एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जिसमें वो अपने एसेट्स, लायबिलिटीज, एडुकेशन, ये सब कुछ डिस्क्लोज करते हैं। फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं, इट इज अ लीगल वायलेशन पनिशेबल अंडर सेक्शन 125A ऑफ द RPA। आपको ये पता होना चाहिए स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या है, इश्यूज क्या है। फॉल्स अगर एफिडेविट आप सबमिट करते हैं, इट कैन बी डेट्रीमेंटल टू द फेयरनेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि आपने तो मिसलीड किया ना वोटर्स को। आपने बोला मेरे पास तो बस मैं तो गरीब हूँ, या फिर मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो सब गलत है ना। तो यू आर मिसलीडिंग वोटर्स, है ना, एंड यू आर अफेक्टिंग देयर चॉइसेस, यू आर मैनिपुलेटिंग देयर चॉइसेस। तो ये बेसिकली इशू है। तो रेकमेंडेशन क्या है, गवर्नमेंट को एक वेरिफिकेशन प्रोसेस को सेटअप करना चाहिए फॉर एफिडेविट, यानी कि एफिडेविट्स का वेरिफिकेशन सही से हो, और प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म किया जाए इलेक्शन कमीशन को अगर कोई भी फॉल्स डेटा पता चलता है तो, है ना, ताकि रेगुलेशंस के साथ अधेरेंस देखने के लिए मिले। और साथ ही में बार बार देखिए, आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 अपने GS2 में पढ़ते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो उसमें एक रिकमेंडेशन लिखते हैं ना, पहली बात तो क्लियर डेफिनेशन लेके आओ कि फॉल्स डिक्लेरेशन या एफिडेविट होता क्या है। सो अमेंड RPA 1951 टू एक्चुअली मेक श्योर दैट दैट डजंट हैपन। ओके, सो ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे, एस्टैब्लिशिंग पैरिटी बिटवीन मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ये एक बड़ा ना डिबेट वाला एक टॉपिक है कि क्या, अगर देखिए, हम वोट कब कर सकते हैं, हम वोट कर सकते हैं जैसे ही 18 साल के हो जाते हैं है ना, दिस इज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग। लेकिन आप इलेक्शंस कब लड़ सकते हैं लोकसभा के केस में, जब आप 25 के, राज्यसभा के केस में 30। तो ये डिस्पैरिटी क्यों, है ना, ये सवाल है। क्या यहाँ पे भी 18 कर दिया जाना चाहिए? ओके, कई लोग कहते हैं 18 नहीं करते तो 21 कर दो, 25 तो बहुत ज्यादा हो गया, कई लोग ये भी कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी कि क्या सही है या क्या गलत है। तो क्योंकि देखिए, लोग कहते हैं कि अगर इसको थोड़ा कम नहीं करेंगे, ये डिस्पैरिटी क्यों, मतलब वोट करने की एज 18 है तब आप, मतलब देखिए, कई लोग क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता, है ना, इलेक्शंस में खड़े होने का लोगों को, और वो पॉलिसी मेकर्स नहीं बन सकते 25 साल की उम्र वाले से कम वाले जो बच्चे हैं, बच्चे ही कहेंगे। 18 साल, अगर आप एक 18 साल की मिनिमम एज कर देंगे अगर आप इलेक्शन लड़ने की, तो उनको क्या एक्सपीरियंस है, क्या है, दिमाग नहीं है, वो कैसे पॉलिसी मेकिंग करेंगे। तो फिर कई लोग कहते हैं इसका काउंटर तो ये भी है कि एक 18 साल के इंसान में ये इतना भी दिमाग नहीं है कि वो तो मिसलीड हो जाएगा, उसको तो कुछ भी बोल दिया जाएगा रैलीज में और वो मान के वोट देने चला जाएगा। क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, ये भी नहीं पता ऐसे तो उसको, है ना। कई लोग ये भी कहते हैं, बट अगैन पॉलिसी मेकिंग इज अ टफ थिंग, एंड ऑफ कोर्स एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए, होनी चाहिए बेसिकली, ऐसा बहुत एक्सपर्ट्स मानते हैं। ठीक है, लेट्स गो अहेड। यूथफुल, लेकिन ऑफ कोर्स देखिए, इस पे बात हो ही क्यों रही है, क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडीज में यूथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर तो यूथ ही है ना, सो इट्स वेरी क्रूशल। ओके, सो ये चीज बेसिकली यहाँ पे बोली जा रही है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। अगर आप लोकसभा में देखेंगे, ओनली 2.2% ऑफ लोकसभा MPs आर अंडर द एज ऑफ 30, एंड दिस इज, आप देख सकते हैं कितना मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है जो 30 साल से कम की उम्र के हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यही कहती है कि बहुत अनरियलिस्टिक है कि 18 साल वाले जो बच्चे हैं वो आए और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, और वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लें। तो रिकमेंडेशंस क्या है, सजेस्ट रिड्यूसिंग द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेसी इन असेंबली इलेक्शंस। ओके, इससे क्या होगा, यंग इंडिविजुअल्स आएंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उन्हें डेमोक्रेसी में एंगेज करने की। तो ठीक है, ये रिकमेंडेशन तो ECI के खिलाफ चली गई। और क्या किया जाए, प्रायोरिटाइज किया जाए प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स टू इक्विप यंग पीपल विद नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल एंगेजमेंट। दिस ऑफ कोर्स कैन बी डन, यस, व्हाई नॉट। फेलोशिप वगैरह ये चीजें होती हैं, लगा दो एक मिनिस्टर के साथ, सीख जाएगा 6 महीने में, कैसे है ना, ऐसा। आई एम लाइक सिंप्लीफाइंग थिंग्स, बट ऑफ कोर्स दिस इज हाउ ये सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुगेदर towards enabling greater youth participation and decision making process। देखिए, यूथ, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, 25 से 18 नहीं कर सकते, 21 तो कर सकते हैं, व्हाई नॉट। तो ये चीज ऑफ कोर्स सोची जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो पॉलिटिकली बहुत डिस्कस भी किया गया था। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने फाइनली पास कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल
टेरिटरी ऑफ दिल्ली, GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये रिपील करता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 को। ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके ऑफ कोर्स एक्ट तो लाना जरूरी ही है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस ने बेसिकली क्या किया था, ऑर्डिनेंस ने पावर्स दी थी दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर को। कैसी और पावर्स दी थी, ऑफ कोर्स देखिए इस ऑर्डिनेंस ने क्या किया था, दिल्ली सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया था LG को, है ना, जो कि इलेक्टेड नहीं है और ये इलेक्टेड है। यही सारा क्रिटिसिज्म है इस पूरे एक्ट का। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए द क्वेश्चन। लेकिन ऑफ कोर्स फिर ये ऑर्डिनेंस अच्छी नहीं लगी मिस्टर केजरीवाल को, उनकी सरकार को, तो सब मिलके कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ओके, सुप्रीम कोर्ट वाज इशूड आफ्टर द डिसीजन ऑफ, ओके नो, ये इस जगह हम सर्विसेज की बात नहीं करें, लेट मी एक्सप्लेन। द ऑर्डिनेंस गिविंग द दिल्ली LG मोर पावर्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट वाज इशूड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक GNCTD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस है ना, जिसको ऐसा आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है, जिसको सबवर्ट करने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को नलिफाई करने के लिए सरकार क्या लेके आई है, कि पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ आने चाहिए। तो कोर्ट के समक्ष क्वेश्चन क्या था, कि क्या दिल्ली सरकार which is headed by the elected chief minister or the LG which is appointed by the president would have control over services and civil servants in Delhi, यानी कि IAS ऑफिसर्स या बाकी सिविल सर्वेंट्स कौन कंट्रोल करता है, कौन उनकी अपॉइंटमेंट ट्रांसफर ये सब वगैरह कौन देख सकता है, स्कीम किससे इंप्लीमेंट करवानी है, कब कहाँ, ये कौन देखेगा, ठीक है, LG या मिस्टर केजरीवाल की सरकार, ठीक है। ये क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली मिस्टर केजरीवाल या किसी सरकार के बीच में नहीं है, या LG के बीच में नहीं है। क्वेश्चन है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक नॉन इलेक्टेड या अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये क्वेश्चन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कोर्स यही कहा कि कंप्लीट कमांड है सर्विसेज के ऊपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वरना आप इलेक्शन करवाई क्यों रहे हो, दिल्ली का अपॉइंटमेंट करवा लो ना, पूरा कैबिनेट अपॉइंटेड बना दो, है ना, फिर तो इलेक्शंस का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो आपको अगर याद हो, हमने से बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बहुत डिटेल्ड इसकी अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे थे कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्कीम भी इम्प्लीमेंट करवानी है, तो अब देखिए लाएगी तो एक सरकारी स्कीम लेके आएगी ना, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कौन से ऑफिसर्स को कहाँ तैनात करना है, कैसे करना है, वो तो सरकार के हाथ में होना चाहिए। लेकिन कितना डिले हो जाएगा, क्योंकि उनको LG से पहले लेना पड़ेगा और LG डिसाइड करेंगे, ये बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था, देखिए दिल्ली की सरकार के पास कंप्लीट कमांड तो है सर्विसेज के ऊपर, लेकिन उन सर्विसेज के ऊपर नहीं जो पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस से डील करती हैं, बाकी सबके पास बाकी सारी सर्विसेज के ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल है। ओके, और 2018 की भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए LG के पास कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है, जो कि किसी के पास भी नहीं होती, क्योंकि आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे ही काम करना है, ओके, अनलेस आप लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। ओके, सो आप जानते हैं जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, उसने दिल्ली को क्लासिफाई किया एज ए यूनियन टेरिटरी, जिसको गवर्न किया जाता था आर्टिकल 239 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में। आप जानते हैं आर्टिकल 239 क्या कहता है, ये ड्यूटीज डायरेक्टली गवर्न की जाएंगी प्रेसिडेंट द्वारा या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, जिसे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन दिल्ली इज डिफरेंट, दिल्ली इज स्पेशल, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ S बालाकृष्णन कमिटी, इनकी रिकमेंडेशंस पे लाया गया एक अमेंडमेंट 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसने दिल्ली को, जो कि एक यूटी है ऑफ कोर्स, एक स्पेशल स्टेटस दिया, ओके, और दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देके बना दिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, NCTD। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऐड किया आर्टिकल 239AA, जिसने दिल्ली को एक यूटी बना दिया, जिसके पास लेजिस्लेचर भी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं। स्पेशल बन गई ना, राइट, क्योंकि यहाँ पे यू आर नॉट डायरेक्टली कंट्रोलिंग अ यूटी, इट हैज गॉट इट्स ओन लेजिस्लेचर नाउ। ओके, पावर्स ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे पावर नहीं है। इस एक्ट के की प्रोविजंस क्या हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय सरकार कहती है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमने तो बाकायदा एक अथॉरिटी बनाई है ना,
जो सर्विसेज पे आप कहते हैं जी न्यूट्रल हो, ठीक है, न्यूट्रल करने के लिए हमने बना दी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। ये एक्ट ने बना दी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जो रिकमेंडेशंस देगी एलजी को ऑन सर्टेन मैटर्स रिलेटेड टू सर्विसेज। और केंद्रीय सरकार ये भी कहती है, आप और खुश हो जाइए आम आदमी पार्टी सरकार, हम तो बल्कि चीफ मिनिस्टर को ही चेयरपर्सन बना रहे हैं इस अथॉरिटी का, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है हम क्या करें इसका, हमें चेयरपर्सन बना दिया आपने हमारे चीफ मिनिस्टर को, यानी कि चीफ मिनिस्टर इन जनरल को, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं, है ना, वो है प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट जो मेंबर सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट जो मेंबर के रूप में काम करेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं, जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के ये 3 मेंबर्स हैं, इसमें कोरम है 2 का, है ना, तो ये ना भी हो, ये दोनों मीटिंग कर सकते हैं, और मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया, इन्होंने सर्विसेज पे डिसीजन लिया और वो लागू भी कर देंगे। तो तब क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर का तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बेसिकली जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनका थोड़ा सा कंसर्न है। ओके, फंक्शनिंग ऑफ NCCSA, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ। अब देखिए ना, मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी, और मेजॉरिटी वोट से डिसीजन लिया जाएगा। अब वही वाली बात है ना, ये तो एट दी अराइवल हमें पता है कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा। ओके, तो चीफ मिनिस्टर का होना ना होना एक बराबर है। पावर्स ऑफ द एलजी, क्या पावर्स है, ओके, एलजी की, मैटर्स आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बट विच हैव बीन, अब ऑफ कोर्स आप जानते हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की लेजिस्लेटिव कंपिटेंस के बाहर 3 सब्जेक्ट्स हैं जो हमने ऊपर देखे, तो उस पे 3 सब्जेक्ट्स पे कौन काम करेगा, एलजी, है ना। मैटर्स वेयर ही और शी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, और उन मैटर्स पे भी एलजी काम करेंगे जिन पे उनको अपनी डिस्क्रिशन पे काम करना है, या फिर कहीं पे उन्हें अपनी जुडिशियल क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू यू। प्राइमेसी टू एलजी एक्ट क्या करता है, एक्ट एलजी की डिस्क्रिशनरी रोल को बढ़ा देता है। ओके, क्योंकि अब एलजी के पास पावर्स हैं कि आप NCCSA के रेकमेंडेशंस को अप्रूव कर सकते हैं, और अगर आपको उनकी रेकमेंडेशंस नहीं समझ आती तो उनको रिकंसिडरेशन के लिए भी रिटर्न कर सकते हैं। अगर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है एलजी और NCCSA के बीच में, तो एलजी का डिसीजन फाइनल है। ओके, disposal of matters by ministers, certain matters must be submitted to the LG by the ministers of the Delhi government। ठीक है, तो मतलब चीफ मिनिस्टर के हाथों बाकी मिनिस्टर्स कुछ कुछ मैटर सबमिट करवाएंगे एलजी को। ओके, फॉर किसके लिए, क्योंकि उनके ओपिनियन की जरूरत है प्रायर टू द इशू ऑफ एनी ऑर्डर, है ना। ये कैसे कैसे इश्यूज हो सकते हैं, जो दिल्ली की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के साथ कंसर्न हो, और कैसे इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशंस बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स, समनिंग, प्रोरोगेशन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैटर्स ऑन विच एलजी इज टू गिव एन ऑर्डर इन हिज सोल डिस्क्रिशन। ओके, ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरीज, अब यहाँ पे क्या लिखा है, द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट सेक्रेटरी मस्ट ब्रिंग सर्टन मैटर, अब सर्टन हर जगह लिख दिया, देखा, तो जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी है उनको कुछ मैटर्स, है ना, दैट में ब्रिंग द दिल्ली गवर्नमेंट इनटू कंट्रोवर्सी, तो इनको बेसिकली ऐसा कोई भी मैटर जो दिल्ली गवर्नमेंट को कंट्रोवर्सी में लेके आ सकता है, कोई भी सेंसिटिव मैटर, तो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को वो एलजी के नोटिस में लाना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाना पड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में लाना पड़ेगा। अब इस एक्ट के साथ इश्यूज क्या है, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वही ना मैंने आपको बताया, तो एक प्रॉपर जो NCCSA की मीटिंग है उसमें चीफ मिनिस्टर के बिना भी वो हो सकती है मीटिंग, कोरम ही 2 का है। जो ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ पे टूटते हुए दिख गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे खड़ी है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रिपल चेन क्या है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं टू मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर को, ठीक है, और जो लेजिस्लेचर्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं इलेक्टोरेट को। तो यहाँ पे पहला ब्रेक हो गया कि सिविल सर्वेंट्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड मिनिस्टर्स बट रादर एलजी। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वायलेट हमने होते हुए देख लिया,
है ना, क्योंकि जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज हैं वो सर्टेन मैटर्स को लेके आएंगे किसके समक्ष, किसके नोटिस में, एलजी, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के, है ना, विदाउट कंसल्टिंग द कंसर्न्ड मिनिस्टर। एनहांस डिस्क्रिशन ऑफ एलजी, वो भी हमने देख लिया। कंट्रोवर्शियल मैटर्स क्या है क्या नहीं ये पता भी नहीं है ना, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। तो अब हम देख लेते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। क्रिटिसिज्म देख लिया, वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मॉडल अगर मतलब है तो उसी को बस अडॉप्ट करना है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉडल्स इस वर्ल्ड में आपको एग्जिस्ट करते मिलेंगे। जैसे जब एक कैपिटल एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट की तरह काम कर सकती है, जैसे ब्राज़ीलिया एक्ट करती है, वॉशिंगटन डीसी एक्ट करती है, ठीक है, फेडरल डिस्ट्रिक्ट के रूप में, तो वो बनाया जा सकता है। कैपिटल है सिटी स्टेट, ठीक है, जहाँ पे सिटी गवर्नमेंट स्टेट फंक्शंस भी कैरी आउट करती है, जैसे ब्रसल्स, बर्लिन। या कैपिटल है सिटी इन अ स्टेट, जैसे बर्न जर्मनी की, जिसमें कैपिटल एक्चुअली कुछ नहीं है, एक म्यूनिसिपैलिटी है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। कैपिटल एज अ फुल फ्लेज स्टेट, जिसमें मेक्सिको सिटी आती है ना। डिसीजन मेकिंग की डिसेंट्रलाइजेशन, डोमेन डिमार्केशन, एनफोर्समेंट पावर्स, ये आप खुद दे सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है समझाने वाला। लेट मी जस्ट चेक just one or two things here. हम इससे पहले एक और चीज देखेंगे यहाँ पे। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। अभी ये जो एक दो चीजें मीडिएशन बिल और ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस आई है, आप इसे खुद पढ़िए, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा देती हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है, रिसेंटली एक एक्ट लाया गया है अमेंड करने के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1962 को। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो 1969 का ये जो 1969 का जो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969, ये क्या करता है, बेसिकली प्रोवाइड करता है फॉर रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन इंडिया। इंडिया में बर्थ हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, उसको रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, ये 1969 का एक्ट उसके साथ डील करता है। यही 1969 का एक्ट है जो कहता है कि अपॉइंट किया जाएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो इस एक्ट को 1969 के एक्ट को इंप्लीमेंट कर सके। अब हम पढ़ लेते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को। इसको बेसिकली आप कह सकते हैं फाउंडेड इन 1961, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ठीक है। ये क्या करता है, पॉपुलेशन सेंसस को कंडक्ट करता है, मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। ओके, द सेंसस कमिश्नर, अब देखिए जो सेंसस कमिश्नर है इंडिया का, वही है रजिस्ट्रार जनरल भी। ये आपको पता होना चाहिए, 1969 में लिखा गया है, ठीक है। चीफ रजिस्ट्रार, district registrar and registrar to be appointed in every state by the state government for the implementation of the act in the state, district and local area respectively। ये हमें 1969 के एक्ट में मिलता है कि चीफ रजिस्ट्रार होना चाहिए। चीफ रजिस्ट्रार किसके लिए होना चाहिए, स्टेट के लिए। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार किसके लिए होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। रजिस्ट्रार किसके लिए होना चाहिए, लोकल एरिया के लिए। ये हमें 1969 के एक्ट में मिलता है, इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कुछ पर्सन्स हैं जो बर्थ और डेथ को रिपोर्ट करेंगे टू द रजिस्ट्रार, यानी कि लोकल एरिया वाले रजिस्ट्रार। कैसे लोग, जैसे मेडिकल ऑफिसर, जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है। प्रोवाइड्स टू ऑब्टेन एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर रिलेटेड टू एनी बर्थ और डेथ। ओके, तो रजिस्टर से बेसिकली इस तरह की इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्थ और डेथ अकरिंग इन अ हाउस। अब ऑफ कोर्स बहुत ध्यान से सुनिए, अगर घर में किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द हाउस। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, हेड ऑफ द हाउस की ये ड्यूटी है। और अगर हॉस्पिटल में हुई है तो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज की, कि वो इसको रिपोर्ट करें, बर्थ को भी डेथ को भी। एक बर्थ सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जा सकता है विदाउट द नेम ऑफ द चाइल्ड, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, the registration of births and deaths falls under the concurrent list।
जो बर्थ्स और डेथ्स हैं वो बेसिकली उसकी रजिस्ट्रेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट। अगर हम 2019 का डेटा देखेंगे तो नेशनल लेवल रजिस्ट्रेशन बर्थ्स की कितनी है, 93%, मतलब सारे बर्थ्स में से 93% यहाँ पे रजिस्टर्ड है। डेथ रजिस्ट्रेशन 92%। ओके, ये एक्ट जब से आया है तब से अमेंड नहीं किया गया है, ठीक है। अभी इसीलिए फाइनली सोसाइटल चेंज के साथ खुद को रखते हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ खुद को पेस अप करते हुए इस एक्ट को और सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई है। तो क्या फीचर्स हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप समझ गए होंगे ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए तो वही सब यहाँ होगा, डेटाबेस ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। ये इट एड्स दैट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विल मेंटेन अ नेशनल डेटाबेस। नेशनल डेटाबेस मेंटेन होना चाहिए किसका, रजिस्टर्ड बर्थ्स एंड डेथ्स का, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए, जो चीफ रजिस्ट्रार्स हैं और जो रजिस्ट्रार्स हैं, they are obliged to share data of registered births and deaths to this national database, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मेंटेन करेंगे। जो चीफ रजिस्ट्रार है स्टेट लेवल पे, शैल मेंटेन अ सिमिलर डेटाबेस स्टेट लेवल पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स, तो प्रोवाइड डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, व्हिच इज वेरी नाइस। ई बर्थ सर्टिफिकेट, ई डेथ सर्टिफिकेट भी अब इशू किए जाएंगे। लिंकिंग विद आधार टू कलेक्ट आधार नंबर्स ऑफ पेरेंट्स एंड इन्फॉर्मेंट्स इन केस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन। Connecting database, it states that the national database may be made available to other authorities preparing or maintaining other databases, जैसे अगर population registers बन रहे हैं, electoral rolls बन रहे हैं, राशन कार्ड्स बन रहे हैं, तो national database को available करवाया जाएगा। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। यूज ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, द इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड फॉर पर्पसेस इंक्लूडिंग एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए यूज किया जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट। अपील प्रोसेस, अगर कोई ग्रीवेंस है आपको, है ना, रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से, तो आपको अपील का मौका मिलेगा। ओके, आप बेसिकली आपको कोई अगर दिक्कत है तो आप डिस्ट्रिक्ट, मतलब रजिस्ट्रार से दिक्कत है तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से दिक्कत है तो चीफ रजिस्ट्रार के पास चले जाओ 30 दिन के अंदर अंदर। ये यहाँ पे लिखा है। आई विल एंड द वीडियो हियर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।